चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं अपना केंद्रीय बजट 2024 और 25 का। तो ये आपने अपने स्तर से पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पर क्या है, आपके जो जरूरी फैक्ट्स हैं वो सारे रिवाइज हो जाएंगे। जैसे हमने इकोनॉमिक सर्वे में किया था कि वहां से जो जरूरी जरूरी तथ्य थे उनको हैंड रिटन में यहाँ पर दे दिया जाएगा, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, वो पीडीएफ पढ़ लेना। लेकिन ये लेक्चर के साथ में आप पीडीएफ करोगे तो बहुत सारा एनालिसिस भी है या बहुत सारी जरूरी फैक्ट्स हैं वो समझ में आएगा कि किस क्रम में आपसे पूछे जाते हैं और किस क्रम में आपसे आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर बजट शुरू करते हैं। बजट से पहले थोड़ा सा इतना समझ लेते हैं कि देखो इस बार जो बजट आया हुआ है सभी को पता होगा 26 जुलाई 2024 को आया हुआ है। अब देखो यहां पर समझो, बजट में इकोनॉमिक सर्वे में बताया था कि यहां पर वर्ष क्या दिया होता है, 2023 से 2024, अर्थात पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की जो पूरी रिपोर्ट होती है, भारत की जो अर्थव्यवस्था का जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो इकोनॉमिक सर्वे कहलाता है। अब इस रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए ही सरकार आगे तय करती है कि आगे हमें कैसे प्रयास करने हैं, कहां कितना पैसा देना है, अगर कहीं से इनकम हमारी जनरेट हो रही है तो उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, यदि बेहतर है तो उसे और कैसे बेहतर बनाया जाए। यही सारे प्रयास जो होते हैं आपके केंद्रीय बजट में दिखाई देते हैं। समझ में आ गया केंद्रीय बजट। अब केंद्रीय बजट जो है आपका, उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे इसलिए जारी किया जाता है और एक दिन बाद उसके बजट आता है। इस बार बजट भाई 1 फरवरी को क्यों नहीं आया, यह भी बताया था कि 1 फरवरी को आपका इसलिए बजट नहीं आया, उस दिन लाया गया आपका अंतरिम बजट आता है उसके कुछ दिन बाद। ठीक है, क्यों आता है, कारण है कि उस वर्ष इलेक्शन होने वाले थे और 1 से 2 महीने बाद जब इलेक्शन होते हैं तो कैसे ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि जो वर्तमान सरकार है वो बजट अपने हिसाब से नीतियां बनाए और अपने हिसाब से बजट एलोकेट करे, और आगे अगर सरकार चेंज हो जाती है तो फिर है ना, तो दिक्कत होने वाली है उसकी पॉलिसीज में, और आगे आने वाली सरकार में जरूरी तो नहीं है कि वही सरकार आ जाए। तो यही कारण होता है कि अंतरिम बजट जारी किया जाता है और अंतरिम बजट पेश होने के बाद फिर सरकार जब बनती है नई तो वह अपना एक पूर्ण बजट लेकर आती है, और उसी पूर्ण बजट के संदर्भ में यहां 2024 और 25 का जो बजट है वो 26 जुलाई 2024 को पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया जाता है, यह पेश किया जाता है निर्मला सीतारमन जो हमारी वित्त मंत्री हैं। तो कुछ देर के लिए तुम निर्मल सीतारमन मान लेना और बजट को समझने की कोशिश करना। जो जो पॉइंट्स यहां पर बजट में फैक्ट्स है ना, वो फैक्ट्स यहां पर कोशिश करूंगा कि आपको वहां समझ में आ जाए, ताकि फैक्ट्स याद करने में आसानी होती है। फैक्ट्स के पीछे का रीजन समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए तो याद करना बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे को किसने प्रस्तुत किया था, इकोनॉमिक सर्वे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर महोदय थे आपके नागेश्वरम, उन्होंने आपका इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था। और दोनों ही कहां तैयार किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में दोनों तैयार किए जाते हैं, वित्त मंत्रालय के अधीन। और डिपार्टमेंट कौन सा होता है, डिपार्टमेंट होता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। याद रखना, यहां से भी प्रश्न बनता है। ऐसे लगेगा आसान है भाई, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वहां जब ऑप्शन में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू दिया होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स दिया होगा तो कंफ्यूजन होता है। तो आपको याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा ही यह पूरा का पूरा बजट या इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया जाता है। बहुत बेसिक जानकारी अभी हम ले रहे हैं, अभी बजट के अंदर नहीं जा रहे हैं कि बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, बिल्कुल शुरुआत एकदम देख रहे हैं। तो बजट से संबंधित अगर संवैधानिक कुछ प्रावधान है, जैसे पॉलिटी वगैरह में भी क्वेश्चन अगर बजट से जोड़ करके बनाया जाएगा, तो हम सभी को पता होना चाहिए कि बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। फिर किसका है, हमारे संविधान में उल्लेख है वार्षिक वित्तीय विवरण। पूरे वर्ष का जो वित्तीय विवरण है वही बजट के रूप में जाना जाता है। संविधान में हमारे जो शब्द मिलता है एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 112 है। पॉलिटी की क्लासेस अगर अच्छे से की होगी तो वहां सब आपको ये बताया गया था। यहां हम इसके साथ रिलेट करते हुए देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 112 के अधीन लिखा हुआ है संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बजट के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही साथ अगर स्टेट का भी बजट होता है भाई, यूपी का भी बजट होता है। अब यूपी के बजट का प्रावधान आपका आर्टिकल 202, तो यूपी का ही नहीं बशर्ते सभी राज्यों के बजट के बारे में जो व्यवस्था की गई है वो आर्टिकल 202 में है। तो दो आर्टिकल हमारे लिए महत्वपूर्ण हुए, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट्स पहले, कुछ जानकारियां ऐसे रोचक बनाते हैं थोड़ा बजट को, फिर बजट के तथ्यों पर जाएंगे और तथ्यों को समझते हुए इस वीडियो को खत्म कर देंगे और बजट का हो जाएगा अपना रिवीजन। ठीक है, और साथ ही साथ देखो पढ़ते भी रहना है, और जो आंदोलन चल रहा है 11 नवंबर को प्रयागराज में आंदोलन है, उसमें भी शामिल होना है। तो बेसिकली वहां पर जो मुद्दे हैं वो हमारे ही उठाए जा रहे हैं, और साथ में पढ़ाई भी बहुत जरूरी है भाई। अब ये जो गैप हो जाएगा ना, आप देखो पूरा का पूरा अगर समर्पित आप रहेंगे, अगर पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देंगे, पढ़ाई लिखाई किनारे रख के बिल्कुल नहीं करना है, साथ में पढ़ाई भी करना है और उसमें भी भागीदारी अपनी निभानी है। तो उसका तरीका क्या है, मान लीजिए किताबें भाई नहीं खुल रही हैं अभी, तो किताबें नहीं खुल रही हैं तो कान में लगाई ईयरफोन, और ईयरफोन लगा करके बढ़िया से चलने देते हैं लेक्चर को। लेक्चर चलता रहेगा तो चीजें क्या है आपकी जाती रहेंगी दिमाग में, सारी चीजें जो आपकी आई दृष्टि से संबंधित हैं। और जो बैठा हुआ है, जो तटस्थ है, न्यूट्रल है, वो भी क्या कर रहा होगा, आपका आई दृष्टि बैठ के पढ़ रहा होगा। तो आप भी क्या कर रहे हो, आई दृष्टि बैठ के पढ़ रहे हो। तो
दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई को अपनी नजरअंदाज नहीं करना है और आंदोलन में भी अपनी भागीदारी करनी है और 11 नवंबर को पूरी कोशिश करनी है कि एग्जाम हमारा एक शिफ्ट में हो, ना कि 2 शिफ्टों में। 2 शिफ्टों में होने से नॉर्मलाइजेशन का बहुत भारी नुकसान हो सकता है। भर्ती जो है बहुत लंबे समय तक के लिए कोर्ट में फंस सकती है। 1-2 महीने का विलंब आप सहन कर लेना, लेकिन ना आप 1 साल 2 साल का कोर्ट में भर्ती फंस गई तो इससे कम समय नहीं लगता है। अभी निर्णय आपने देखा होगा जो आया है उसमें कितना समय लगा है। जो अभी निर्णय आया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि भाई खेल के बीच में, खेल के नियम मतलब आप अगर भर्ती कोई भी प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसके बाद कोई ऐसे रूल्स वगैरह नहीं बना सकते हो। ये 13 साल पुराना आप समझ लीजिए मामला था। 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो अब हम चाहेंगे ही नहीं कि मामला कोर्ट तक जाए। मामला अगर कोर्ट तक जाएगा तो इतने ही वर्ष लगते हैं। आप कोर्ट की देखो कितना अविलंब होता है हम सभी से, ये चीज देखो आप सब परिचित तो होंगे इस चीज से। तो क्या जरूरी है, सबसे जरूरी है कि 11 तारीख को अपनी मांगे रखी जाएं और मांगे मनवाई जाएं और मनवाई जाएंगी। जिस हिसाब से सारे जितने भी साथी हैं बहुत ग्राउंड पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सभी लगे हुए हैं, हमारा भी पूरा समर्थन है और अच्छे से हम अपनी मांगे रखेंगे और मांगे मानने के लिए मजबूर भी होगा भाई, घुटने पर आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर शुरू करें, बजट का रिवीजन कर लेते हैं। तो बजट में यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है कि देखो ऐसे 5 प्रधानमंत्री हुए। कोई आपसे पूछे कि ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने बजट भी पेश किया, तो ऐसे 5 प्रधानमंत्री आपके हुए जिन्होंने बजट भी पेश किया, यानी कि वो वित्त मंत्री भी रहे हैं। उसमें सबसे पहले आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में एक रोचक तथ्य और है कि सर्वाधिक बार अभी तक इतिहास में, मतलब शुरू से लेकर अभी तक, अगर सर्वाधिक बार कोई वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने वाला कौन है तो वो मोरारजी देसाई भाई साहब हैं। इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है। ये डेटा आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो सुन लो और लिख लेना, जो इसकी पीडीएफ हो या अपने नोट्स बने वहां पर लिख लेना। तो मोरारजी भाई देसाई ने 10 बार आपका बजट पेश किया है, साथ ही ये प्रधानमंत्री भी बने हुए थे, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह हैं दूसरे। तीसरे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। चौथे आपके मनमोहन सिंह हैं, आप सभी को पता है 1991 की जब आर्थिक मंदी आती है उस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री रहते हैं, तो इन्होंने भी बजट पेश किया है और आगे चल करके 2004 में ये प्रधानमंत्री भी बनते हैं। फिर इंदिरा गांधी, देखिए इंदिरा गांधी वैसे तो कार्यवाहक वित्त मंत्री रही थी, लेकिन इन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए बजट को पेश ही किया है। तो ऐसे 5 आपके प्रधानमंत्री हैं, यानी कि जो वित्त मंत्री प्रधानमंत्री भी बने हैं, इन्होंने बजट पेश किया है। क्लियर, ये डेटा क्लियर हुआ। साथ ही इंदिरा गांधी के विषय में एक और मस्त फैक्ट है कि सबसे पहली जो महिला वित्त मंत्री, तो वो बजट पेश करने वाली कौन है, इंदिरा गांधी है। अभी हमारी महिला ही वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। तो अभी हमारी ताई जो है ना, ये अगर पूछा जाए पूर्णकालिक, एक तरीके से पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में, इंदिरा गांधी के बारे में आपको बताया कि ये कार्यवाहक वित्त मंत्री थी, और जो पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो निर्मला ताई ही है जो पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में हमारा बजट पेश करती हैं। ये बहुत बेसिक एकदम जानकारी हो गई। अब एक और जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा सा फैक्चुअल ही है, थोड़ा सा ऐतिहासिक जानकारी है बजट के विषय में। कोई आपसे अगर पूछ दे भाई सबसे पहले, है ना, ये होता नहीं कि बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले बताओ अच्छा बजट किसने पेश किया था, तो सबसे पहले बजट पेश किया गया था 1860 में। नाम था उनका जे विल्सन, ठीक है, जेम्स विल्सन नाम था उन महोदय का, सुनते चलना। फिर अगर पूछे स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता कब मिली, हम कब स्वतंत्र हुए, 1947 में। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, तो आपको बताना है षडमुखम चेट्टी। क्या नाम था भाई, षडमुखम चेट्टी नाम था इनका, जो स्वतंत्रता के बाद अर्थात 1947 के बाद सर्वप्रथम बजट पेश करने वाले। कोई अगर मान लो खुराफात करने पे आया और पूछे गणतंत्र के बाद, यानी कि रिपब्लिक के बाद में, है ना, रिपब्लिक जब हमें गणतंत्र की प्राप्ति हुई तो उसके बाद में जब हम गणतंत्र देश बने तो उसके बाद बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो आपको बताना है वो थे भाई जॉन मथाई। क्या नाम था उनका, जॉन मथाई नाम था इनका। क्लियर। तो वित्त मंत्री से संबंधित फैक्ट्स ही हो सकते हैं आपसे एग्जाम में, अगर बहुत सतही टाइप के प्रश्न बनाए गए तो ऐसे बनाए जा सकते हैं कि सर्वप्रथम जे विल्सन, और सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद षडमुखम चेट्टी, और सबसे पहले गणतंत्र होने के बाद में जॉन मथाई महोदय के द्वारा, ठीक। और 5 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने बजट भी पेश किया। और सर्वाधिक बार अभी तक कौन वित्त मंत्री है जिसने बजट पेश किया है, तो मोरारजी देसाई। वर्तमान समय में इनकी स्थिति भी जान लेते हैं, जो हमारी निर्मला ताई हैं। तो निर्मला ताई वर्तमान समय में 7 बार बजट को पेश कर चुकी हैं, जिसमें 6 बार उन्होंने बजट को पेश किया है और 1 बार अंतरिम बजट को पेश किया है, इसी बार देखो पेश हुआ है। तो 7 बार लगातार जो बजट को पेश किया है निर्मला ताई ने, रिकॉर्ड बना दिया है 7 बार लगातार बजट पेश करके। और ऐसे ही अगर अभी चलता रहा, सरकार रही और यही पेश करेंगी, तो ये जल्द ही मोरारजी भाई देसाई का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगी। ठीक है, समझ गए, सारी जानकारी क्लियर। वित्त मंत्री से संबंधित कुछ मजेदार फैक्ट्स थे जो एग्जाम में हो सकता है पूछे जाए। अब आगे चलते हैं अपने बजट पर। इस वर्ष के बजट पर तो निर्मला ताई खड़े होकर के बजट का भाषण
कहना शुरू करती हैं। अब उस संदर्भ में ये आपको जानकारी होनी चाहिए, कुछ बजट का जो पूरा फॉर्मेट होता है, पूरा विवरण होता है, उसमें 3 वर्षों का विवरण होता है। एक तो पिछले वर्ष का, है ना? एक तो पिछले वर्ष का रहता है, एक वर्तमान वर्ष का रहता है, एक भविष्य के वर्ष का रहता है। तो इस तरीके से पूरे 3 वर्षों का विवरण आपका बजट में देखने को मिलता है। ये चलो प्रश्न जहां-जहां से बनाए जाएंगे वो चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। हम इधर-उधर की फालतू की चीजें नहीं देखेंगे। बिल्कुल वही चीज जो आपसे एग्जाम में देखने को मिलेगी क्वेश्चंस के रूप में, ठीक है? तो इस बार जैसे पूछा जाए अगर आपसे, निर्मला ताई ने बताया, अब अभी आप समझिए कि निर्मल, है ना, निर्मल सीतारमन जी आपके सामने बैठे हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि भाई देखो इस बार का जो बजट है 4 कास्ट पर फोकस है, या इस बार का जो फोकस है वो 4 लोगों पर है। कौन कौन 4 लोग हैं? तो आपका गरीब है, युवा है, अन्नदाता है मतलब किसान, और नारी है। तो इसका आप कोड बना सकते हो ज्ञान। क्या कोड बना सकते हो? ज्ञान। भाई ध्यान से समझना, आपको याद भी रहेगा। जी का मतलब है गरीब, वाई का मतलब है युवा, ई का मतलब है अन्नदाता और एन का मतलब है नारी। ठीक है, इसको पढ़ लेना कई बार, और ये कोड जो बनाया है इसीलिए बनाया है ताकि आपको याद रहे। ज्ञान आप कोड याद रखना, और याद रखना ये 4 कास्ट या फोकस किसी तरीके से पूछे, फोकस 4 कौन से रहे हैं, तो ये ज्ञान ही आपका फोकस है। आपका फोकस भी किस पर होना चाहिए? ज्ञान पर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और फिर आगे बात करते हैं। आगे बजट में बताया गया ताई के द्वारा कि इस बार हमारी बजट में देखो भाई, अब मैं ही बता रहा हूं, इस बार बजट में जो है हमारी 9 प्राथमिकताएं रहेंगी। जैसे आपकी जीवन में भी कुछ प्राथमिकताएं रहती हैं, अब उन प्राथमिकताओं के चलते ही आप अपनी नीतियां बनाते हो, वैसे ही सरकार है, सरकार की बजट के अनुसार कुछ 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई। इन 9 प्राथमिकताओं के अंदर ही आपको सारे प्रोविजन देखने को मिल जाएंगे। यानी कि जब आप सारे बजट के प्रोविजंस को, स्कीम्स देखोगे, वो इन 9 प्राथमिकताओं के भीतर ही रहकर देखनी पड़ेंगी। देखनी क्या पड़ेंगी अभी आपको बताऊंगा। एक एक जो आपकी निकाली गई है, जो जो डेटा मैंने निकाला है, इन्हीं 9 के अंतर्गत आएगा। और 9 देखते हैं कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं। पहली देखो, कृषि में उत्पादकता बढ़ाना है, अनुकूल कृषि के रूप में हमें आगे बढ़ना है। तो किसान की आय को दोगुना करना है, हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा, और उसी संदर्भ में सरकार ने पहली प्राथमिकता ही रखी है कृषि में उत्पादकता को बढ़ाना। दूसरी सरकार की क्या प्राथमिकता है? रोजगार को बढ़ाना और कौशल प्रशिक्षण करना। बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चालू किए जा रहे हैं। तो रोजगार बढ़ाने के लिए बेरोजगारी दर हमने देखी थी, यहां से जोड़ते हुए पढ़ते चलो, बहुत आसान हो जाता है बजट को समझना। बेरोजगारी दर देखी कि सरकार ने बताया, सरकार ने नहीं, हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब हैं, इन्होंने बताया, ये भी सरकार का ही आदमी भाई एक तरीके से देखा जाए, तो इन्होंने बोला कि जो हमारी बेरोजगारी दर है वो घटी है, अभी 3.2% आई है। पिछला इकोनॉमिक सर्वे था, वहां हमने देखा था। अब बोले आगे सरकार को और प्रयास करना चाहिए ताकि ये जो बेरोजगारी दिख रही है ये भी खत्म हो जाए बिल्कुल। अब इसके लिए रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, लोगों को स्किल करने की जरूरत है। जब आप स्किल कर दोगे तो अपना रोजगार स्वयं देख लेंगे, बल्कि रोजगार जनरेट करेंगे, है ना, नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे वो। अब इस संदर्भ में ही एक पॉलिसी यहां देखने को मिलेगी, इसकी चर्चा आगे नहीं है, यहीं पर समझ लो। तो रोजगार के अंतर्गत ही जो आपकी एम्प्लॉयमेंट, जो देखिए लिंक्ड इनिशिएटिव, हमने पीएलआई तो पढ़ा होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, यानी कि कुछ क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं इस पीएलआई के तहत। वहां अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो सरकार के द्वारा इंसेंटिव, मतलब सरकार के द्वारा मदद आपकी की जाएगी, तो आपको प्रोत्साहन दिया जाता है, एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उस प्रोत्साहन राशि के चलते आप क्या करोगे? प्रोडक्शन को और बढ़ाओगे। यही नीति थी पीएलआई। ऐसे ही रोजगार के संदर्भ में आपकी ईएलआई आ गई। ठीक है, ईएलआई मतलब एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि आप अगर रोजगार प्राप्त कर रहे हो, ऐसे समझो, आप अगर रोजगार प्राप्त कर रहे हो तो सरकार के द्वारा आपको समर्थन दे दिया जाएगा, और समर्थन देकर के जैसे ही आपको समर्थन सरकार कुछ देगी तो आप रोजगार के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करोगे, तो बेरोजगारी कम होती चली जाएगी। यही सरकार की मंशा है। तो इसी संदर्भ में सरकार के द्वारा यहाँ पर 3 तरीके की पॉलिसीज यहां निर्धारित की जाती हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। और वहां सरकार के द्वारा 15,000 रुपए तक की, जैसे आपको पहली बार रोजगार मिला, और ईपीएफओ के आप, और ये फॉर्मल सेक्टर के लिए ध्यान रखना, संगठित क्षेत्र के लिए है, संगठित क्षेत्र के लिए होगा तो वहां पर ईपीएफओ में वहां पर उसका योगदान रहता होगा उस कर्मचारी का, और पहली बार अगर उसको रोजगार मिल रहा होगा तो सरकार के द्वारा उसको 15,000 रुपए की मदद की जाएगी, इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। यही एम्प्लॉयमेंट है। और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लिंक्ड इनिशिएटिव, आपके एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ा हुआ इंसेंटिव यहां पर दिया जाएगा, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही एक स्कीम में यह बोला गया है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट देते हो किसी को अपने संस्थान में, अपने फॉर्मलाइज जो आपका फॉर्मल जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर भी सरकार के द्वारा आपकी मदद की जाएगी, कुछ छूट दी जाएगी। ऐसे ही प्रोविजन किए गए हैं, और ये प्रोविजन क्या दर्शाते हैं? रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा ये सारे प्रोविजन किए जाते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही प्रावधान किए गए। एक प्रोग्राम है आपका स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि युवाओं को यहां पर स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। ये तो पता है। सबसे मजेदार है यहाँ इंटर्नशिप वाला। देखो इंटर्नशिप वाला जो प्रोग्राम चालू किया गया है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें सरकार ने कहा है जो टॉप 500 आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो टॉप 500 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यहां पर युवाओं को क्या किया जाएगा? यहां पर युवाओं को अगले 5 साल के लिए, ध्यान रखना, टॉप 500 जो कंपनी है अगले 5 साल तक
जो हमारे युवा हैं इनको यहाँ पर इंटर्नशिप दी जाएगी। इंटर्नशिप मतलब यहाँ जाओ और सीखो, इन बड़ी बड़ी कंपनियों से आप जब सीखोगे तो आपका स्किल डेवलपमेंट बेहतर होगा। तो इसी संदर्भ में ही यहाँ इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया गया है। कोई पूछे इंटर्नशिप प्रोग्राम में जो टॉप 500 भारत की जो टॉप 500 जो कंपनीज हैं यहाँ इंटर्नशिप दी जाएगी इनको, और इंटर्नशिप में साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा यहाँ मदद भी की जाएगी। बजट में बोला गया है कि हम 5,000 रुपए भी देंगे, ठीक है, प्रति महीने आपको 5,000 रुपया भी मिलेगा। साथ ही साथ टॉप 500 जो कंपनीज हैं वहां 5 साल के लिए कितने युवा टारगेट किए गए हैं, 1 करोड़ युवाओं को। सरकार ने कहा है कि हम 1 करोड़ युवाओं को इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में जोड़ करके अगले 5 साल तक के लिए इनको हम क्या करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है। और ये दूसरी प्रायोरिटी जो है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, कैसे स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रयास किए, समझ में आ गए। मेरे हिसाब से इस प्रायोरिटी के अंतर्गत जो प्रयास हैं वो समझ में आ गए होंगे, जो बजट में आपने पढ़े होंगे। तीसरा भाई समावेशी मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए। इसके अंतर्गत जो प्रावधान है ये भी हमें डेटा के रूप में मिल जाएगा, इसी में टेंशन नहीं लेनी है। फिर चौथा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विसेज के लिए। मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना ही है। हमने सेकेंडरी सेक्टर की स्थिति देख ली थी, अब सेकेंडरी सेक्टर की स्थिति अगर बेहतर करनी है तो अब औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर करना है, तो हमारे यहाँ उद्योगों की रीढ़ क्या है, एमएसएमई सेक्टर। तो सरकार यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ प्रयास कर रही होगी, वही हमें डेटा के रूप में भी देखने को मिल जाएगा। फिर भाई शहरी विकास के लिए, देखो शहरी विकास के लिए जो यहाँ प्रावधान किया गया है, यहाँ पीएम शहरी आवास योजना 2.0 का प्रारंभ कर दिया गया है। बेसिकली यहाँ से जरूरी क्या हो जाता है हमारे लिए जानना, हमें जरूरी हो जाता है इसका वर्ष जानना। यूपीपीसीएस का जो ट्रेंड है, एक तरफ योजना लिखता है, एक तरफ उसका वर्ष लिखता है, देख लेना आप, ऐसे ही पूछता है। तो वहां पूछ देगा जो शहरी आवास योजना है वो कब प्रारंभ की गई, और प्रधानमंत्री जो ग्रामीण आवास योजना है, दो तरीके की देखो आवास योजना आती है। प्रधानमंत्री अगर आवास योजना आप देखोगे तो एक है भाई शहरी और दूसरी है ग्रामीण, ठीक है, ध्यान से समझना। और शहरी क्षेत्रों में देखो आवास, बेहतर आवास मुहैया कराए जाएं ताकि वहां जो बेसिक इम्यूनिटीज हैं लोगों को वो प्राप्त हो सकें। तो ये शहरी क्षेत्रों के लिए है और ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डेडिकेटेड है। दोनों ही प्रधानमंत्री आवास योजना का भाग है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है उसका 2.0 शुरू किया गया है। अब 2.0 आपसे नहीं पूछेगा, आपसे जो पूछेगा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना या आवास योजना शहरी जो शाखा है वो कब चालू की गई, किस वर्ष, तो 2015 में ये शुरू की जाती है और तारीख रहती है 25 जून। बहुत आसानी से याद रहेगी, कैसे याद करो, 25 जून करंट अफेयर्स में भी चर्चा में हमने पढ़ा था। 25 जून को हमने क्या मनाया, संविधान हत्या दिवस मनाया। 25 जून 1975 ही तिथि थी जब संविधान की हत्या की गई थी और आपातकाल लागू किया गया था। याद है कि नहीं, कि खा गए, रिवीजन नहीं कर रहे है ना, खा गए तो मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो अब ये जो शहरी है यह भी आपका प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को ये आपकी आई थी, ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया था। अब ग्रामीण वाली याद रखना, ग्रामीण वाली इसके बाद आती है, एक वर्ष बाद, कंफ्यूज मत होना। ग्रामीण वाली 2016 में आती है, गलती करा सकता है, आपको लगेगा ग्रामीण पहले लाई गई होगी और फिर शहरी, पहले शहरी आती है फिर ग्रामीण आती है। जो इंदिरा आवास थी, पहले से ही गांवों में इंदिरा आवास चल रही थी, उसी का नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया था। यहाँ क्रिटिसाइज भी किया गया था नाम बदलने के कारण, ठीक है। तो ये 2015 और 2016 की बस इतना याद रखना शहरी विकास से, अगर प्रश्न बनेगा आपसे। फिर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के एनर्जी ट्रांजिशन में हम लगातार काम कर रहे हैं। हम धीरे धीरे थर्मल पावर से किधर जा रहे हैं, सोलर की ओर जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में ही, या रिन्यूएबल की ओर जा रहे हैं ऐसे समझो। तो इस संदर्भ में सरकार के द्वारा जो सबसे ज्यादा प्रयास किया जाएगा ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के, वही डेटा आपका इसके अंतर्गत आएगा, इस प्रायोरिटी के अंतर्गत। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी एक प्रायोरिटी है। सरकार की प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, इसमें जो डेटा है वो हम पढ़ेंगे। और नवाचार को लेकर के, रिसर्च को लेकर के जो डेवलपमेंट किए जा रहे हैं उसको देखेंगे। सबसे लास्ट है अगली पीढ़ी के लिए सुधार। तो यहाँ ये जाने हम कि जो सारी की सारी प्रायोरिटीज हैं वो प्रायोरिटीज सरकार ने तय की, इसके अंतर्गत ही देखो जो बजट का एलोकेशन होगा वह भी दिखाई देगा। कोई स्कीम अगर आ रही होगी तो इन प्रायोरिटीज के भीतर ही रहकर हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर। अब सरकार के कुछ टारगेट देख लेते हैं, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखते हैं। पहले फैक्ट्स देखेंगे, फैक्ट्स के साथ हमारा बजट समझ में आ जाएगा। जैसे आपका बजट कैसे समझ में आता है, आपका बजट समझ में आता है कि भैया आपका बजट कैसे बनाते हो, घर से पैसा आता है, घर से पैसा आता है और वही पैसा खर्च होता है। 8,000 अगर आता है तो आपका मंथ में 8,000 खर्च होता होगा, है ना, होता है कि नहीं होता है। लेकिन 20 तारीख तक आते आते 8,000 खर्च हो जाता है, हो जाता है। अब 20 तारीख तक आते आते 8,000 खर्च हो जाता है, मिला तो एक महीने के लिए है। अब एक महीने के लिए मिला है भैया, तो अब बचे हुए 10 दिन के लिए क्या करते हो, आप उधार लेते हो। यही सरकार तो अपना बजट ऐसे मेंटेन करते हो कि नहीं करते हो, ऐसे सरकार करती है। सरकार का जो इनकम है, इनकम भाई जो भी उसका टैक्सेस वगैरह के माध्यम से जो पैसा आ रहा है सरकार के पास, जैसे आपके पास आपके घर से आ रहा है, अब वो सरकार के पास खर्च हो जाता है उतना, जो सरकार तो व्यय ज्यादा करती है। अब व्यय ज्यादा होने के बाद में सरकार उसकी भरपाई कैसे करेगी, उधार मांगती है। ठीक, अभी यही सारी चीजें देखो, बिल्कुल आसान भाषा में जो समझी आपने, यही अभी इकोनॉमी के टर्म में समझ लेना, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगी। फिर गवर्नमेंट का देखो, आप समझते हैं पहले टारगेट क्या है।
जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो बेसिकली 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। बहुत ज्यादा इसकी चर्चा हुई होगी, लेकिन आपसे पूछेगा क्या, वर्ष पूछेगा, क्योंकि वर्ष यहां सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। पहले वर्ष 2024 रखा गया था, लेकिन यहां समझ में आ गया अभी के समय जो स्थिति है लगभग $4 ट्रिलियन की इतनी जीडीपी हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसकी हो चुकी है, लेकिन $5 ट्रिलियन तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए इसको बढ़ा करके सरकार के द्वारा 2027 कर दिया गया। इसके पीछे रीजन भी दिया गया, ये कोविड वाला रीजन, ठीक है। कोविड के दौरान ही अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से नीचे गई धरातल की ओर, नहीं तो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तेजी से मूव कर रहे थे। जिस हिसाब से हमारी ग्रोथ रेट है, हमने कल इकोनॉमिक सर्वे में भी देखी कि हमारी जो ग्रोथ रेट रही है कितनी रही है भाई, 8.2% रही है। ये ऐसे डेटा है ना, ये एकदम याद ही होने चाहिए। फिर इसके साथ साथ 2047 तक बोला गया है कि हम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा लक्ष्य है। अभी 2027 वाला जरूर याद रखना है कि 2027 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही यूपी का एग्जाम दोगे ना, आरओ पीसीएस, तो यहाँ यूपी का भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा था, इसने भी बढ़ा दिया 2027 तक के लिए कर लिया है कि हम भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे 2027 तक। अब यूपी को बेसिकली $5 ट्रिलियन में से $1 ट्रिलियन यूपी से होना चाहिए। यूपी ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी इमेज को प्रस्तुत करना चाहता है, ठीक। इस संदर्भ में ये आपका टारगेट है। टारगेट क्लियर। अब आते हैं थीम पर। बजट की थीम क्या है? बजट का फोकस क्या है? ज्ञान। फोकस कहां होना चाहिए? ज्ञान पर। अब बजट की थीम क्या है ये समझो। बजट की जो थीम है वो 4 थीम है निर्धारित की गई है। यहां पर निर्मला ताई ने बताया कि रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, क्या है भाई? एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है स्किल ट्रेनिंग यानी कि कौशल प्रशिक्षण। तीसरा है एमएसएमई सेक्टर। चौथा है मिडिल क्लास। अपने को रखना है याद। क्वेश्चन बनाएगा निम्नलिखित में से कौन सा बजट की थीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्वेश्चन तो ऐसे ही बनाएगा, हमें रखना है याद, एग्जाम में हमें होना चाहिए सही। अब सही होने का सबसे बढ़िया तरीका है, देखो जो बजट की एक थीम है वही हमारी निमोनिक है। बजट की थीम क्या है? बोले बजट की थीम है एमएसएमई। एक थीम है कि नहीं है? ध्यान से देखो, ये है थीम, दिख रही? ये एक थीम जब बजट की है तो यही हमारी निमोनिक है। इससे हमें याद रहेगा हमारी थीम भी एमएसएमई ही है। कैसे? एम का मतलब क्या है भाई? एक एम का मतलब है एमएसएमई, और एस का मतलब क्या है? स्किल ट्रेनिंग। क्या है भैया? स्किल ट्रेनिंग। तीसरे एम का मतलब क्या है? तीसरे एम का मतलब है मिडिल क्लास, और ई का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट। याद हो गई कि नहीं? देखो चारों थीम याद। हमारी निमोनिक कहां थी? हमारी निमोनिक हमारी आंखों के सामने ही थी, बस याद करने की देरी थी। देखो हमने याद कर ली कि थीम क्या है? एमएसएमई है। एक एम का मतलब आपका एमएसएमई ही हो गया, दूसरे एस का मतलब है स्किल ट्रेनिंग, और तीसरे एम का मतलब है भाई मिडिल क्लास, चौथे ई का मतलब है एम्प्लॉयमेंट। बस इजी है। अब आते हैं रुपए आता कहां है जाता कहां है। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है? याद करो पिछले वर्ष का अगर आपने पेपर देखा होगा तो उसमें एक तरफ ये सारा दिया हुआ था, है ना, कहां रुपए जा रहा है, क्षेत्र दिया था, एक तरफ परसेंटेज दिया था। पूछा था कि बताओ भैया कौन सा प्रतिशत, कौन सा जो मेल है, वो जो मेल किया गया है दोनों का वो गलत है, यानी कि कौन सा मिलान गलत है। सामने एक परसेंटेज गलत दिया हुआ था। अब ऐसे ही करके आपसे क्वेश्चन आगे बनाया जा सकता है, या 4 इधर साइड में दे दिए जाएंगे ऑप्शन, और इधर सामने उनका परसेंटेज मिलान करने के लिए आ जाएगा। तो मिलान करने के लिए अच्छा है कि इसको आ जाओ समझ लेते हैं जो डेटा है। कैसे समझोगे? यहां बोला जा रहा है कि रुपए पहले देखा जा रहा है आता कहां से है। रुपए आने का मतलब क्या है? यहां मान लेते हैं हम 100 रुपए है भाई, सरकार के पास में 100 रुपए आता है। सरकार की इनकम देखनी है कहां से होती है, तो सबसे ज्यादा अगर सरकार के पास पैसा आ रहा है 100 में से 27% पैसा कहां से आ रहा है? 100 में से 27% पैसा बारोइंग और अदर लाइबिलिटी के द्वारा आ रहा है। लाइबिलिटी मतलब समझते हो, कोई पैसा जैसे आपने उधार लिया, उधार लेने के बाद वो देना भी तो होता है वापस। अब कुछ लोग हैं जो उसको लाइबिलिटी नहीं समझते हैं, ठीक, लेकिन जो समझते हैं वो वापस करते भी हैं। तो बारोइंग एंड लाइबिलिटी जो होता है ये बेसिकली आपका 27% है। 100 यूनिट अगर पैसा है सरकार का, इनकम जो है उसमें से अकेला 27% बारोइंग के रूप में ही है, ठीक है, जो उधार लेती है। तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर सरकार की जो रेवेन्यू है सबसे ज्यादा सरकार के पास पैसा कहां से आता है? टैक्सेस के माध्यम से आता है। बजट को थोड़ा सा ऐसे समझो, बजट में एक तो सरकार का आय होता है भाई, एक दूसरा व्यय होता है, ठीक है। अब आय में भी दो तरीके का आय होता है, इनकम होता है। एक इनकम क्या होता है? रेवेन्यू के रूप में, यानी कि जो आपका रेवेन्यू इनकम होती है, राजस्व आय जो होता है, वैसे ही राजस्व व्यय होता है। दूसरा कैपिटल इनकम होती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, हमने जाना था। अब जो राजस्व आय या राजस्व व्यय देखो तो वो किस तरीके से होता है? राजस्व आय जो होता है वो टैक्सेस आदि के माध्यम से जो पैसा आता है वो होता है, ठीक है। और जो राजस्व व्यय होता है वो आप
पीछे भी हमने देखो समझा था इकोनॉमिक सर्वे में कि जो राजस्व व्यय होता है वो सारा व्यय जिसमें एसेट का क्रिएशन या किसी तरीके का इनकम जनरेट ना हो, वो कैसे होता है, पेंशन वगैरह, सैलरी वगैरह, सब्सिडी वगैरह, ये सब कहां पर आता है, राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जहां पर किसी भी तरीके का एसेट का क्रिएशन होता है, कोई परिसंपत्ति होती है उसका क्रिएशन हो रहा है, अर्थात जहां पर हम इनकम जनरेट कर रहे हैं या सरकार की इनकम जनरेट होती है, तो उस तरीके का व्यय पूरा का पूरा पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो ये आपने बेसिक एकदम नॉलेज ले लिया। अब आओ जाओ जानते हैं कि रुपए आता कहां से है। तो इस संदर्भ में देखो, रुपए आता तो हमने देख लिया, इनकम होती है टैक्सेस से सबसे ज्यादा, टैक्सेस से सबसे ज्यादा इनकम होती है सरकार की। लेकिन उससे भी ज्यादा होता क्या है, सरकार जब अपना बजट बनाती है, अब उतनी इनकम होने के बाद भी जो खर्चे कर रखे हैं ना, वो खर्चे पूरे हो नहीं रहे। खर्चे पूरे जब होते नहीं तो सरकार को क्या लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत के रूप में देखा जाए, 100 रुपए में से 27% पैसा क्या है, बोरोइंग ही लेनी पड़ रही है, लाइबिलिटी है। बोरोइंग भी अपने आप में एक लाइबिलिटी ही होती है। दूसरा भैया इनकम जो है सबसे ज्यादा है इनकम टैक्स से, सबसे ज्यादा इनकम इनकम टैक्स से, वो भी 19% अकेला इनकम टैक्स से आता है। फिर दूसरा जीएसटी है। पहला यानी कि आपसे पूछा जाए अगर डायरेक्ट टैक्स से पैसा आता है ज्यादा या इनडायरेक्ट टैक्स से, तो ये आप देख करके परसेंटेज भी बता सकते हो कि जो डायरेक्ट टैक्स है यहां से पैसा ज्यादा आता है, और वो भी इनकम टैक्स में सबसे ज्यादा आता है डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत देखा जाए। और जीएसटी आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। पता है कि नहीं, जीएसटी देखो इनडायरेक्ट टैक्स है, इससे 18% जो है आपका रेवेन्यू आता है या इनकम आता है। तीसरा आपका कॉर्पोरेट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स जिसे निगम कर बोलते हो, इससे 17% पैसा जो है आपका क्या होता है भैया, इस कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। कंपनियों पर लगने वाला जो टैक्स होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर पर लगने वाला टैक्स होता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर भी अपना एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स ही है, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स होता है। ये कंपनी से डायरेक्ट लगता है, और ये इनकम टैक्स जो है ये पर्सन से डायरेक्ट लगता है, और ये जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा, एक तो बारोइंग से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, दूसरा फिर इनकम टैक्स से आ रहा है, फिर जीएसटी से आ रहा है, फिर कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है। इतना हमें याद रखना है, प्रतिशत भी याद रखना। 27% जो पैसा है वो बारोइंग से, इनकम टैक्स से 19, जीएसटी से 18, कॉर्पोरेट से 17, बिल्कुल नजदीक नजदीक है एकदम, है ना, क्रम से ही है। 19, 18, 17 ये टैक्सेस के हैं। पहले इनकम टैक्स, फिर जीएसटी, फिर आपका कॉर्पोरेट टैक्स, ऐसे भी याद रखोगे आप। अब पैसा जाता कहां है, सरकार ने पैसा कमा लिया, ये हमने मोटा मोटा देख लिया। 30, 20, 50, 20, 70, 20, 90, लगभग 90% के आसपास हम देखते हैं कि हम देख रहे हैं। बाकी और छुटपुट हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल वगैरह से 5% आता है, ये छुटपुट वाले तो हटा दो, भी ये बाद में देख लेना आप, है ना, बुक से देख लेना। अब हम देखते हैं कि ये पैसा आ रहा है भैया, 100 यूनिट मान लीजिए सरकार के पास आ चुकी है, पैसा खर्च कहां कर रही है सरकार, यानी कि सरकार का पैसा खर्च कहां हो रहा है। तो जहां समझो सबसे ज्यादा पैसा सरकार का कहां खर्च होता है, टैक्सेस में जो शेयर होता है। शेयर टैक्सेस में कैसे, सारे टैक्सेस लगाने का, देखो बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, जो बड़े बड़े टैक्स होते हैं, मुख्य कर होते हैं, वो लगाने का अधिकार किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। अब केंद्र सरकार ही पूरा पैसा अगर वसूल लेगी और रख लेगी, तो राज्य तो भीख भीख मांगते नजर आएंगे। तो राज्य भीख मांगते नजर ना है, इसीलिए उनके लिए व्यवस्था की जाती है कि टैक्सेस का एक हिस्सा किसको मिलना चाहिए भाई, उसमें राज्य सरकार को मिलना चाहिए। यह व्यवस्था हमारे संविधान में ही कर दी गई है, जो हमने आर्टिकल्स पढ़े हुए थे। तो जो शेयर होता है राज्यों का, वो 21% होता है। जो टोटल 100 यूनिट आई है उसमें से 21% शेयर टैक्सेस के रूप में रहता है राज्यों का। क्लियर, 21% ये हमने देखा। फिर इंटरेस्ट पेमेंट में बहुत पैसा चला जाता है, 19% पैसा इंटरेस्ट पेमेंट पे। ये क्या है, ये जैसे वर्तमान मान लीजिए 24-25 का बजट आया, अब 24-25 के बजट में सरकार ये बताएगी कि हमारा देखो 100 में से जो 19 रुपया है ना, वो 19 रुपया हमारा इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज की अदायगी में, बोले ब्याज की अदायगी में जा रहा है। लिए तो तुम ही थे भाई, बारोइंग किसने ली थी, तुमने ली थी। अभी तक जब सरकार शुरुआती तौर पे, आपने सुना होगा कि शुरुआती तौर पर जब सरकार आई थी तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में भारी रकम जाती थी। अब भारी रकम जाती थी, इस संदर्भ में सरकार कहती रहती थी, आपने सुना भी होगा कि पिछली सरकारें जो उधार ले गई है ना, उन उधारों का जो इंटरेस्ट है वो किसको चुकाना पड़ रहा है, लायबिलिटी ही तो है। अब ये उधार अभी भी देखो एक बड़े पैमाने पर उधार लेना पड़ता है। अब ये उधार मान लीजिए सरकार अभी अगले साल से बदल जाती है, तो ये उधार आकर के इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में कौन चुकाएगा, अगली सरकारें चुकाएंगी। तो यही आरोप लगता रहता है। देखो एक भारी कीमत जो है 100 में से, ये समझो जो भी सरकार 19 रुपए चुकाएगी उधार के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में, उसको बुरा तो लगेगा ही। तो इसीलिए 19% जो है आपका इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में जाता है, 21% आपका शेयर इन टैक्सेस के रूप में चला जाता है। फिर आते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में। तीसरा पैसा कहां जा रहा है, तीसरे बड़ी इनकम जा रही है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में, केंद्र के द्वारा केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम जिसको बोलते हैं योजना। और केंद्रीय क्षेत्रक योजना वो होती है जहां पर केवल केंद्र सरकार का ही पैसा जा रहा है, ठीक है। और केंद्रीय प्रायोजित सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जहां केंद्र और राज्य का पैसा मिलकर लगता है, यानी कि कोई ऐसी योजना जो सेंटर स्पॉन्सर्ड है वहां केंद्र और राज्य मिलकर पैसा लगाती हैं, और जो सेंटर सेक्टर है वहां अकेला केंद्र लगाती है पैसा। 16% यहां पैसा सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जाता है।
फिर जो फाइनेंस कमीशन होता है इसके द्वारा ट्रांसफर करने के लिए बोला जाता है केंद्र सरकार को, 9% पैसा वहां भी जा रहा है, ये हमने देख लिया। टॉप 3 तो याद रखना है, टॉप 3 में सबसे ज्यादा पैसा शेयर इन टैक्सेस में जाता है, फिर इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा चला जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट करने में, ब्याज की अदायगी करने में, तीसरा सेंटर की सेक्टर जो स्कीम है, केंद्र क्षेत्र जो योजनाएं होती हैं, 16 रुपए यहां पर चला जा रहा है, 9 रुपए फिर फाइनेंस कमीशन एंड ट्रांसफर के रूप में चला जाता है, जो फाइनेंस कमीशन वित्त मंत्रालय सॉरी जो आपका वित्त आयोग के द्वारा जो बोला जाता है ट्रांसफर करने के लिए पैसा, राज्यों का जो हिस्सा होता है उसमें 9% पैसा भी चला जाता है। फिर इसमें देखो यहां दिया हुआ है पेंशन में, चूंकि ये बहुत विवादित रहता है, सरकार हमेशा चाहती है कि पेंशन आदि पर जो होने वाला खर्च है, सब्सिडी आदि पर जो होने वाला खर्च है, इसको कम किया जाए, और इस वर्ष कम भी किया गया है। याद रखना, सब्सिडी पर इस बार सरकार ने खर्चा कम भी किया है, पिछले साल की तुलना में शायद 2.5% के आसपास यहाँ पर कमी देखने को मिली है इस बार के बजट में। तो सब्सिडी पर, पेंशन पर हमेशा ये विवादित रहते हैं, इसलिए इसका प्रतिशत भी याद होना चाहिए कि इस बार के बजट में भैया सरकार का कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो इन दोनों में यही देख लो मिलाकर के, पेंशन में भी 4% पैसा सरकार का जा रहा है बेमतलब में, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इस तरीके का एक्सपेंडिचर जो सरकार का होता है, ये पैसा जा ही रहा है सीधा। जा रहा है का मतलब क्या है, किसी तरीके का ना इसमें कोई एसेट क्रिएशन हो रहा है, ना कोई यहां से इनकम जनरेट हो रही है, तो सीधा सीधा हाथ से पैसा जाता है। इसलिए सरकार चाहती नहीं है कि ये पैसा हमारे हाथ से जाए। तो पेंशन में 4 रुपए देखो पेंशन में चला जाता है 100 में से, और 100 में से 6 रुपए सब्सिडी के रूप में चला जा रहा है। यहां बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए डेटा दोनों याद रखना। तीसरा देखो एक और याद रखना, डिफेंस, क्योंकि डिफेंस के सेक्टर में बहुत चर्चा हुई है और डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा पैसा भी एलोकेट किया गया है इस बार। सबसे ज्यादा अगर बजट का आवंटन हुआ है किस मंत्रालय को हुआ है, रक्षा मंत्रालय को हुआ है। तो अब रक्षा के क्षेत्र में कितना प्रतिशत पैसा दिया गया है, 100 रुपए जो आ रहा है उसमें से 8% पैसा, ये याद कर लेना, लिख लेना यहाँ पर कि 8% जो पैसा है वो डिफेंस को दिया गया है। ठीक, पैसा कहां से आता है, कहां को जाता है, पूरा क्लियर हुआ। कहां कहां से पैसा आ रहा है भाई, एक रिवीजन कर लें। बारोइंग से सबसे ज्यादा पैसा देखो आ रहा है, उधार लेती है जो है ना, और सबसे बड़ा कटोरा है यानी कि हमारे पास। फिर दूसरा टैक्सेस में, और टैक्सेस में भी सबसे ज्यादा इनकम, फिर जीएसटी, फिर आपका कॉर्पोरेट 19, 18, 17। फिर आगे बढ़ते हैं, रुपए जाता कहां पे है, तो सबसे ज्यादा रुपए जा रहा है शेयर है जो टैक्सेस में, उसमें सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। फिर इंटरेस्ट पेमेंट, बड़ा रोती रहती है सरकार, इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। तीसरा सेंटर सेक्टर स्कीम में, यहाँ पर टॉप 3 ये हैं। उसके बाद आते हैं पेंशन में कितना, 4 रुपए यानी कि 4%, और आपका सब्सिडी में 6%, वहीं डिफेंस में कितना 8%। ये हमारा डेटा है और ये सब याद हो गया होगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो याद हो गया, याद बना रहेगा कैसे, जब रिवीजन करोगे। ठीक, अब बजट का साइज देख लो क्या है, बजट का जो साइज है 48.2 लाख करोड़ है। ठीक, ध्यान रखना कितना याद रखना है आपको, 48.2 याद रखना है। अब इसको याद करने के लिए कुछ लॉजिक ऐसे बना लो ताकि वहां पर एग्जाम में कम से कम सही टिको। पूरी की पूरी डिजिट याद रखना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, लेकिन 48.2 लाख करोड़ ये तो याद रख सकते हो। तो 4 दूना 8, ये हमने बना ली खुराफात। अब जैसे ही हमें क्या है एग्जाम में दिखेगा 48.2, ये तुरंत आप सही मार दोगे। हमने यहाँ पर बनाया था 4 दूना 8, तो ये डिजिट हमारे दिमाग में चली गई, इस डिजिट को हमारे माइंड ने पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो ये आंसर सही करके आओगे कि 48.2 लाख करोड़। चाहो तो फिर ये याद कर लो, ज्यादा ही अगर धुरंधर हो याद करने में तो ये आप याद कर सकते हो 48,20,512 करोड़, ये भी लिखा हुआ है, कहीं भागे नहीं जा रहे, आराम से याद करो, इसको रटते रहो। ठीक, अब क्या है उसमें भी राजस्व प्राप्ति कितनी है, पूंजीगत प्राप्ति कितनी है, समझ लियो। ये खाली आप लोग पढ़ लेना कि 31 लाख करोड़ जो है राजस्व प्राप्ति है। रेवेन्यू के रूप में प्राप्ति, कहने का मतलब राजस्व प्राप्ति कौन सी होती है, टैक्सेस आदि से जो होने वाली प्राप्ति होती है। और हमने पीछे देखा कि सरकार की प्राप्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है, बारोइंग के बाद सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो राजस्व प्राप्तियों का ही होता है। और जो बारोइंग वाली प्राप्ति कहां पर आती है, ये पूंजीगत प्राप्तियों में आती है। ठीक है, ध्यान से समझना, जो पीछे समझाइए यहां से जोड़कर देखने की कोशिश करना, ये डेटा आसान होगा। और सबसे ज्यादा देखो राजस्व के रूप में 19, 18, 17 3 तो टैक्सेस से ही प्राप्त हो रहे थे, तो 31.29 लाख करोड़ रुपए, 48 लाख करोड़ में से जो हमारा राजस्व प्राप्ति है 31 लाख करोड़ के आसपास है, और 16 लाख करोड़ रुपए मात्र पूंजीगत प्राप्ति है हमारी। फिर व्यय के रूप में पैसा जो जा रहा था उसमें राजस्व खाते पर देखो जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि जहां से कोई पैसा बनेगा नहीं, वो 37 लाख करोड़ है। सरकारें लगातार प्रयास करती हैं कि हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसको कम किया जाए और बढ़ाया क्या जाए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए, जो बहुत कम है, 11.11 लाख करोड़ है। यही अपने आप में कहलाता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखो जो खर्च किया गया है सरकार के द्वारा। चूंकि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये बेसिकली क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही लगाया जाएगा। क्योंकि देखो कोई हाईवे बनाया जाएगा, अगर कोई पोर्ट पर अगर पैसा लगाया जा रहा है तो ये सब क्या है भाई, 11.11 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर तो भले ही है सरकार का, लेकिन ये इनकम जनरेट करेगा, ये एसेट का क्रिएशन कर रहा है, परिसंपत्ति का निर्माण कर रहा है, और ये आगे चल करके सरकार को पैसा देगा। ठीक है, सरकार के लिए इनकम जनरेट करेगा, और यही आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर यही तो कहलाता है। तो ये कितना है, 11.11 लाख करोड़, आगे ये डेटा आएगा, इसको समझ लेना यहीं से। और इतना ही इसको बढ़ाने के लिए लगातार सरकार प्रयास करती है। क्लियर, तो सरकार का जो बजट है 48.2 लाख करोड़ का है, उसमें से कैसे सरकार का इनकम कहां हो रहा है,
राजस्व से कितना इनकम है, पूंजीगत कितना इनकम है, खर्चा सरकार का राजस्व पे कितना खर्चा है, पूंजीगत कितना खर्चा है, ये समझ में आ गया होगा। मतलब रेवेन्यू और कैपिटल दोनों समझ में आ गए। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, यही जान लो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट जैसे सरकार आय, सरकार की जो इनकम होती है और सरकार की जो व्यय होती है, हमेशा सरकार घाटे का बजट बनाती है। अब घाटे के बजट की पूर्ति तो करती है, कर लेती है उधार उधार मांग करके, लेकिन वो जो घाटे का बजट बनता है, कहने का मतलब है सरकार का देखा जाता है जो व्यय है, वो व्यय और आय का डिफरेंस कितना है, और व्यय हमेशा ज्यादा रहेगा। तो कितने प्रतिशत भाई व्यय, व्यय जो है आपका सरकार का आय से कितना ज्यादा है, तो 16.1 लाख करोड़, 16.13 लाख करोड़ सरकार का जो व्यय है ज्यादा रहता है। और ये जीडीपी का कितना प्रतिशत है, 4.9% है। ये डेटा इंपॉर्टेंट, और डेटा इसके साथ अंतरिम के साथ अगर जोड़कर थोड़ा समझ लो कैसे। अंतरिम बजट जब आया था, वहां पर सरकार ने कहा था कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है 5.1% रहेगा। यहां बोली सरकार, यहां ताई ने क्या बोला, यहां ताई ने बोला हम थोड़ा सुधार कर रहे हैं, अब सुधार कर रहे हैं, तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है यानी कि राजकोषीय जो घाटा है अब 4.9 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही जोड़ करके लिंक करके याद करो कि अंतरिम बजट से यहां थोड़ा सुधार देखने को मिला है फिजिकल डेफिसिट में। और ये फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए, अगर एक आइडियल सिचुएशन मानी जाए तो एक एफआरबीएम एक्ट आप लोग पढ़ते होंगे 2013 का है ना, फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी जो बैलेंस करने के लिए, देखो आपका जो बजट मैनेजमेंट के लिए आता है, ये समझो फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी जो बजट मैनेजमेंट एक्ट आता है 2013 का, इसमें ये बोला जाता है एक आइडियल कंडीशन होती है किसी भी राष्ट्र के लिए उसके बजट में जो फिजिकल डेफिसिट राजस्व घाटा, सॉरी राजकोषीय घाटा जो होना चाहिए वो 2.5% होना चाहिए, और वो हमारा कितना है 4.9% है। सरकारें यहाँ पर प्रयास कर रही है, कैसे प्रयास कर रही भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर को जितना बढ़ाएंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जितना कम करेंगी, उतना ही बेहतर उनका क्या होता जाएगा, उतना ही उनका राजकोषीय घाटा जो है कम होता चला जाएगा, और वो किसी भी सरकार के लिए बेहतर होता है। ठीक समझ गए। अब राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व सीधा मतलब है रेवेन्यू, यानी कि जो रेवेन्यू इनकम है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इन्हीं दोनों को घटा दो। सरकार के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू इनकम को घटा दो, वही राजस्व घाटा होता है। तो ये जीडीपी का 1.8% है। क्लियर, 5.8 लाख करोड़। यहाँ डेटा देख लो ना यार, रेवेन्यू इनकम क्या है 31 लाख करोड़, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है 37 लाख करोड़, यानी कि 37 लाख करोड़ सरकार का राजस्व व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और 31 लाख करोड़ सरकार की प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति है। तो भैया सीधी सी बात दिख रही है कि कितना 7 लाख यानी सॉरी 5.8 लाख करोड़, लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास राजस्व जो है व्यय ज्यादा हो रहा है। अब ये राजस्व व्यय जीडीपी का कितना परसेंट है, 1.8% है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। अब डेटा को समझते हुए चल रहे हैं हम। राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व घाटे को ही रेवेन्यू डेफिसिट के रूप में जाना जाता है, राजकोषीय घाटे को फिजिकल डेफिसिट के रूप में जाना जाता है। तीसरा आता है प्रभावी राजस्व घाटा। अब ये जो राजस्व घाटा है, इससे भी आगे बढ़कर के सरकार कहती है कि प्रभावी राजस्व घाटा बताओ। प्रभावी राजस्व घाटा इसलिए बताओ कि देखो प्रभावी में क्या होता है, यहां पर जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है ना वो हटा दिया जाता है। ठीक, ये उधार वाला जो होता है उसको हटा दिया जाता है। तो सरकार कहती है देखो हमारा जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो मात्र जीडीपी का 0.6% है, ये बोला जाता है। लेकिन अभी हमें समझना है राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, और वैसे ही एक प्राथमिक घाटा भी होता है। प्राथमिक घाटे को भी फिजिकल डेफिसिट से ही निकाला जाता है। फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो आपका जीडीपी का 4.9% है, और वहीं जब प्राथमिक घाटे पर जाओगे तो जीडीपी का 1.4% है, जिसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपका राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा। दो याद रखने हैं आपको। कौन से याद रखने हैं, ध्यान से सुनो, एफडी याद रखना है और आरडी याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। फिजिकल डेफिसिट जो है आपका राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट है, 4.9% है। लास्ट ईयर से तुलना कर लेना है, लास्ट ईयर का बोले तो अंतरिम बजट से, इसी साल से अंतरिम बजट में 5.1 था, जो इस बार बताया कि 4.1 4.9 रहेगा, कुछ कम हो जाएगा। और जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है ये कितना है भाई, 1.8% है। ठीक, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, जीडीपी का 1.8% है। और ये अगर डेटा याद रहता है, प्रभावी राजस्व घाटा 0.6% जीडीपी का, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4%, ये भी याद रखना। बजट आवंटन पर आते हैं। क्यों बजट आवंटन देख रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न आया है। कैसे आया था याद करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो, यहां दिया हुआ था निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 4 इधर साइड में स्कीम्स दी हुई थी, या मंत्रालय दिए हुए थे, या योजनाएं दी जा सकती हैं, और उनका सामने इधर जितना बजट आवंटन हुआ है पैसा लिखा हुआ था। एक यहाँ पर पैसा गलत लिख दिया गया था, एक वैल्यू गलत लिख दी गई थी। अब सारी बैठ करके तो याद नहीं करने लगोगे, जो महत्वपूर्ण है, बहुत चर्चा में है, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रही हैं जो चीजें, उनको हम याद कर लेंगे। ठीक है, उसमें हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देखेंगे मंत्रालय भी, यानी कि कौन से 3 मंत्रालय हैं, टॉप 3 मंत्रालय तो कम से कम हमको याद होने चाहिए, जिनको सबसे ज्यादा बजट का आवंटन हुआ है, सबसे ज्यादा पैसा मिला है भाई, सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले जिनकी रही है। 3 है जिनकी बल्ले बल्ले रही है। सबसे पहला है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय को 4,54,000 करोड़ के आसपास पैसा मिला हुआ है। दूसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जिसको 2,65,000 करोड़ के आसपास।
तीसरा कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को 1,51,000 करोड़ के आसपास पैसा मिला है। 3 मंत्रालय आपको याद रखने हैं, कौन से? पहला रक्षा मंत्रालय, दूसरा ग्रामीण, तीसरा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। ठीक है, 3 मंत्रालय हैं जिनको बजट आवंटन में ये टॉप 3 हैं, इनको याद कर लेना। साथ ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ही हमारा बढ़ रहा है, जबकि हमें करना क्या भैया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को धीरे धीरे करके क्या करना चाहिए, धीरे धीरे इसको कम करना है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। अभी के समय इस वर्तमान बजट की स्थिति यह है कि दोनों ही बढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हम देख लेते हैं एनपीए। हमने देख लिया था एनपीए भैया 3% है टोटल डिपॉजिट बैंक्स का प्रेजेंट टाइम में। ठीक, और सबसे ज्यादा एनपीए किस सेक्टर में था? इकोनॉमिक सर्वे में देखा था एग्रीकल्चर सेक्टर में एनपीए सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन भी बहुत अच्छे से देखा था, सारी चीजें इन्फ्लेशन की समझ ली थी कि इन्फ्लेशन जो होती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, कोर इन्फ्लेशन क्या होती है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इन्फ्लेशन को किस तरीके से मेजर किया जाता है, 11 और 12 का बेस बना करके कैसे हम डब्ल्यूपीआई को मापते हैं, कैसे हम सीपीआई को मापते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो देख लेना जाकर के। इन्फ्लेशन से देखो क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसी परिधि में बनेगा आपका, इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर आगे यहां पर क्या बोला गया है, यहां देखो ये भी समझाया गया है कि जो इन्फ्लेशन होता क्या है, ये भी बताया था कि सामान्य कीमत से जो बढ़ती है कीमत किसी गुड्स एंड सर्विस की, तो वो आपका मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहलाता है। कितनी देखने को मिली भाई? 5.4% देखने को मिली। और इसका आइडियल जो कंडीशन होती है 4 + -2, वैसे तो 4 रहनी चाहिए, लेकिन -2 बोले तो 2 और +2 बोले तो 6, 2 से 6 तक जो है मंजूर है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और हम 6 वाली बॉर्डर लाइन पे हैं, 5.4 पे हैं इस समय इन्फ्लेशन के मामले में। और यह भी देखा था कि इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती रहती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक भारत ब्रांड लॉन्च किया गया था। चावल और गेहूं के मार्केट में वैल्यू डिसाइड कर दी गई थी, ताकि इससे ज्यादा कोई भी दुकानदार जो है होर्डिंग करके बेच ना सके। ठीक, अब यहां पर देखो ये दिया हुआ है, अगर 3% से कम रहती है अगर इन्फ्लेशन, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन के रूप में, मतलब रेंगती हुई इन्फ्लेशन, बहुत धीरे वहां पर है, कम है। और वॉकिंग क्या होती है? 3 से 10 के बीच में है, तो वॉकिंग, अभी हम इस कैटेगरी में ही आते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन की कैटेगरी में। और ज्यादातर कंट्रीज क्या रहते हैं? 3 से 10 के बीच ही रहते हैं, अगर कोई वहां पर एबनॉर्मल स्थिति नहीं है। ठीक, और फिर रनिंग इन्फ्लेशन, जो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की मार झेलते हैं, तो रनिंग इन्फ्लेशन, भागती हुई मुद्रास्फीति 10 से 30, 30 से भी ज्यादा अगर जहां होगी फिर वहां पर हाइपर वाली स्थिति हो जाएगी। तो यहां समझना है कि हम जो है अभी वॉकिंग इन्फ्लेशन में ही, ज्यादातर कंट्रीज जो है ना वर्ल्ड में, जितने कंट्रीज हैं मोस्टली यहीं पर दिखाई देंगे आपको, वॉकिंग इन्फ्लेशन में, या फिर वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, टैक्सेस पर आते हैं। टैक्सेस को लेकर के कुछ एक प्रावधान देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा एक प्रावधान यहाँ एंजल टैक्स को लेकर के दिखाई दिया है बजट में। वैसे तो टैक्सेस को लेकर के आप पूरा समझ सकते हो उसको, लेकिन अभी हम वो डेटा उठाएंगे और समझते हुए उठाएंगे, ऐसा नहीं है अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वहां समझ नहीं आएगा। जैसे एंजल टैक्स को लेकर के यह है कि इसको समाप्त कर दिया गया। क्या होता है ये? अक्सर देखो राहुल गांधी के द्वारा भी यहाँ पर बोला गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एंजल टैक्स को समाप्त करेंगे, और इस वाली सरकार ने सीरियस ले लिया इस बात को, और इस बार के बजट में बोल दिया कि एंजल टैक्स समाप्त किया जाता है। होता क्या है, जैसे आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, ठीक, आप या कोई भी स्टार्टअप सोचते हो, अब आप स्टार्टअप है, आपके पास आइडिया है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? फंड नहीं है, पैसा नहीं है। अब पैसा देने के लिए यार किससे मांगोगे? लेकिन वही खुद से अगर कोई व्यक्ति आता है, कहता है लो हम पैसा देंगे, है ना, बोलता है हम पैसा देंगे, वो तुम्हारे लिए क्या हो गया? एंजल हो गया कि नहीं हो गया? तो बोले हमारे लिए एंजल है भैया ये आदमी, या कोई भी है, तो वो आपके लिए एंजल हो गया, तो वो एंजल के रूप में जाना जाता था। अब उससे उसने आपके स्टार्टअप पर पैसा लगाया, आपका स्टार्टअप चल गया, आपको प्रॉफिट हुआ, उसको उसने जो पैसा दिया उसको प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट पर ही, उसके गेन पर ही जो पैसा लिया जाता था, सरकार कहती थी भाई तुमको प्रॉफिट हो रहा है, अब हम तुमसे क्या करेंगे? इस पर टैक्स लेंगे, वही टैक्स जाना जाता था एंजल टैक्स के रूप में। तो यहाँ हतोत्साहित होता था, वो भी कहेगा हम क्यों पैसा दें। इसीलिए सरकार ने इस चीज को देखते हुए कि स्टार्टअप हतोत्साहित हो रहे थे इससे, और ये हतोत्साहित ना हो इसलिए अब आओ एंजल के रूप में तुम पैसा दो, और पैसा दोगे तो कोई इशू नहीं है, आराम से दो, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा तुमसे, इसलिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया। एंजल टैक्स समझ में आ गया होगा। दूसरा है भाई निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। अब देखो कॉर्पोरेट टैक्स जो है अभी बताया कि ये डायरेक्ट टैक्स होता है, और चौथा अगर इनकम के रूप में सरकार का सबसे बड़ा स्रोत है। पहला कौन सा था? बोरोइंग, दूसरा कौन सा? इनकम टैक्स, तीसरा जीएसटी, चौथा कॉर्पोरेट टैक्स। चौथा जब कॉर्पोरेट टैक्स है, सबसे बड़ा स्रोत है, और ये 15% के आसपास जो है घरेलू कंपनियां जो होती हैं, यानी कि जो घरेलू कंपनियां है ना, इन पर 15%। लेकिन कोई फॉरेन कंपनी अगर आती है तो फॉरेन कंपनीज पर कितना टैक्स वसूलती है सरकार? 40% टैक्स लगाती थी अभी तक फॉरेन कंपनीज पर। तो फॉरेन कंपनी देखो जितना ज्यादा अगर उनको टैक्स देना पड़ेगा, तो इसीलिए यहां पर लिस्टेड नहीं होती थी, वो कहां जाएंगी? वो टैक्स हेवन कंट्रीज में जाती थी। इसी कारण से ये जो छोटे छोटे देश हैं सिंगापुर जैसे, ये टैक्स हेवन, बहुत मिनिमम से मिनिमम इन पर टैक्स लिया जाता है फॉरेन कंपनीज पर। तो अपना रजिस्ट्रेशन कहां कराना चाहती हैं? ये कराना चाहती हैं इन देशों में जहां उनको अपने प्रॉफिट पर कम से कम टैक्स देना पड़े। या हमारे यहाँ 40% टैक्स लगा रखा है यार, तो अब 40% टैक्स अगर आप ले ही लोगे, पूरा प्रॉफिट तो तुम ही खाए जा रहे हो। तो इसीलिए यहाँ सरकार ने कदम बढ़िया उठाया है, 40 से घटाकर कर दिया है 35% टैक्स। कितना कर दिया है कॉर्पोरेट टैक्स को? किस पर? फॉरेन कंपनीज पर टैक्स 35% कर दिया गया है। ठीक, अब इनकम टैक्स की रेजिम आई है
ये रेजिम देखो पुरानी जैसी है, मतलब जो एक पहले की रेजिम है आपको सभी को पता होगा वो तो चली रही है। इसके अलावा एक नया स्लैब बनाया गया, उस स्लैब में देखो ये स्लैब जो है नई वाली में भी कुछ चेंज किया गया है। क्या? यहाँ 3 से जो 7 दिख रहा है ना, या 3 से 6 था लास्ट ईयर, ठीक, 3 से 6 लाख था, फिर 6 से 10 लाख था, सॉरी 6 से 9 लाख था, और 9 से 12 लाख था। इस तरीके का आपको दिख जाएगा। जो नई स्लैब चेंज की गई थी उसमें ये जो डिवीजन किया गया था, लेकिन अभी हमें नई वाली याद रखना है। नई में क्या है, 3 लाख तक अगर आपकी इनकम है, इनकम टैक्स की रेजिम है ये, अगर आपकी 3 लाख तक की इनकम है तो कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन 3 से 7 में आपको 5% देना पड़ सकता है। लेकिन कब? 5% आपको तब देना पड़ेगा जब सरकार के द्वारा कोई छूट होती है, उसको आप क्लेम नहीं करते हो। यानी कि समझो, यहां पर बात को समझो, ये वाला थोड़ा टर्म समझ में आ जाएगा। 3 से 7 लाख आप समझ रहे हो। अब 3 से 7 में आपको टैक्सेस तब देना पड़ेगा अगर कोई छूट भी आप ले रहे हो, उधर भी क्लेम कर रहे हो भाई कि हमारी इनकम इतनी है तो हम उधर भी क्लेम कर रहे हैं, यानी कि उधर भी आप बचा रहे हो पैसा, और इधर भी कह रहे हो भाई 7 लाख तक सरकार ने बोला है अगर कोई क्लेम नहीं करोगे तो 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। बोले इधर भी लोगे उधर भी लोगे, दोनों तरफ फिर मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर आप उधर कोई क्लेम नहीं लोगे तो आप यहाँ 7 लाख तक आपसे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। अब क्लेम क्लेम ले लोगे तो 3 से 7 में 5% चुपचाप से हमको क्या कर देना, इनकम टैक्स दे देना। फिर 7 से 10 लाख में आपका 10% है, 10 से 12 लाख में 15% रहता है, 12 से 15 में 20% रहता है। इसके बाद अगर 15 लाख से आपकी ज्यादा, कितनी मैक्सिमम 15 लाख से अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको 30% जो है टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ एक डिबेट आती है प्रोग्रेसिव टैक्स वाली, रिग्रेसिव टैक्स वाली। क्या होती है ये समझ लो कम से कम, अगर क्वेश्चन बन गया। देखो प्रोग्रेसिव टैक्स सीधा मतलब क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा। ये देख रहे हो, जैसे 3 से 7 लाख है 5 है, 7 से 10 में 10, फिर 5 जो है क्या बढ़ता चला जा रहा है 20 तक, फिर सीधा 30 हो जाता है। 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% देना पड़ेगा। तो यहां तक क्या है भैया, यहां तक 15 लाख तक ये है, ये इनकम टैक्स जो है प्रोग्रेसिव दिखाई दे रहा है। वहीं आपको अगर देखना है रिग्रेसिव क्या होता है, रिग्रेसिव जैसे आप समझ लीजिए जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो 15% होता है, चाहे आपका इनकम कितनी भी हो, लेकिन आपका जो प्रॉफिट होगा उस पर से 15% लिया जाएगा, चाहे आपका प्रॉफिट 5,000 हो चाहे आपका प्रॉफिट 20,000 हो। क्या है, बराबर है, एकदम रेट एकदम इक्वल है वहां पर कॉर्पोरेट टैक्स की। 15% ही आपको देना है। आपकी इनकम को देखते हुए, आपकी इनकम को देखते हुए टैक्सेस ना बढ़ाया जाए या घटाया ना जाए तो वो आपका रिग्रेसिव होता है। अब देखा जाए तो 15 लाख के बाद में ये इनकम टैक्स वाला जो है ये स्लैब भी क्या हो जाता है, रिग्रेसिव, क्योंकि 15 लाख के ऊपर चाहे आपकी 20 हो चाहे 25 हो चाहे 30 हो चाहे 35 हो, आपको कितना देना है, 30% देना है। अंबानी भी 30 देंगे, और छोटा मोटा मतलब छोटा तो नहीं, लेकिन जिसकी 15 लाख से ऊपर होगी वो भी कितना देगा, 30% ही टैक्स देगा। तो ये भी रिग्रेसिव हो जाता है। अब प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का मतलब समझ गए, ठीक है, इजिली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तो टैक्सेस में भी अगर पूछा जाए आपसे तो टॉप 3 कौन से, ही हमने पीछे देख लिया, इनकम टैक्स, जीएसटी, फिर कॉर्पोरेट टैक्स का तो परसेंटेज भी पता है, 19%, 18%, 17%। फिर डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा पैसा आएगा भैया, इनकम टैक्स भी डायरेक्ट, कॉर्पोरेट टैक्स भी डायरेक्ट, तो डायरेक्ट टैक्स से स्वाभाविक बात है पैसा आएगा। कितना आता है, 6.8% आप जीडीपी डायरेक्ट टैक्स से आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स से आपका 5% जीडीपी का प्राप्त होता है। क्लियर? जो डेटा है वो डेटा इजिली समझ में आ रहा है। अगर डेटा इजिली समझ में आ रहा है ना तो रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, रिवीजन डेटा कौन से कठिन होते हैं आपके लिए, डेटा तब कठिन हो जाता है जब हमें डेटा की समझ नहीं होती है, ठीक है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। अब आते हैं एक एक करके, प्रायोरिटीज हमने देख ली थी, हमारी जो प्रमुख प्रायोरिटीज थी उन्हीं प्रायोरिटी के अंतर्गत कैसे प्रोविजन किए गए हैं ये समझ लेंगे। पहली प्रायोरिटी जैसे थी हमारी एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहां सरकार ने बजट में क्या प्रोविजन किया है ये समझना है। सरकार ने यहां कहा है कि देखो हम नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, और नेचुरल फार्मिंग के संदर्भ में ये बोला है कि किसानों को हम बताएंगे कि नेचुरल फार्मिंग के क्या फायदे होते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप केमिकल फ्री फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, केमिकल फ्री फार्मिंग करो, क्योंकि आप देखो मिट्टी का क्षरण हो रहा है, ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है, इसके लिए आप क्या करो, बायो उत्पाद जो होते हैं, जैव उत्पाद हैं, इनका प्रयोग करो। सरकार लगातार प्रयास करती है कि नेचुरल फार्मिंग करो आप लोग। उसके देखो कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ उसके फायदे भी होते हैं, नुकसानों की हजाई करने की कोशिश करेगी, उसके लिए सरकार प्रयास करेगी। अभी यह कहा गया है बजट में कि नेचुरल फार्मिंग अगले 2 साल के लिए हम 1 करोड़ किसान लेंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे, यानी कि उनको पहले प्रशिक्षित करेंगे कि नेचुरल फार्मिंग करनी कैसे है, करनी कैसे है, करने के बाद फिर उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर आप आगे सिखाओ लोगों को कि नेचुरल फार्मिंग करने के क्या फायदे होते हैं। तो ऐसे ही इस बार का टारगेट रखा है कि 2 सालों के लिए 1 करोड़ किसानों को हम सर्टिफिकेट देने का टारगेट रखते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, सबसे बड़ी इसका जो इनपुट है, यानी कि नेचुरल फार्मिंग करनी है, इनपुट क्या होना चाहिए। अब यहाँ केमिकल तो डालोगे नहीं, फर्टिलाइजर डालोगे नहीं, क्या डालोगे, खाद डालोगे, गोबर से बनी हुई खाद डालोगे, गोबर डालोगे, ठीक है। अब ये उत्पाद बनाना, ये इनपुट जो बायो इनपुट है ना, इसको पहुंचाना एक बहुत चैलेंज है। अब इस चैलेंज को खत्म करने के लिए बजट में ही प्रोविजन है कि 1000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे।
ये बायो इनपुट जो सेंटर होंगे ये आसानी से उपलब्ध होंगे उन किसानों के लिए जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे होंगे। क्लियर, जो नेचुरल फार्मिंग करेंगे उनको ये सारे के सारे उपलब्ध हो जाएंगे। सारी सरकार और इंसेंटिव देगी यहाँ पर किसानों को। तो यहाँ टारगेट है सरकार का कि 2 सालों के लिए, डेटा क्या इंपॉर्टेंट हो गया, 2 साल के लिए 1 करोड़ किसान को हम सर्टिफिकेट देंगे नेचुरल फार्मिंग के लिए। अभी हम क्या देख रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना, और प्रोडक्शन भी बढ़ाना, साथ ही हम इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था ना अनुकूल कृषि। अब अनुकूल कृषि के लिए सबसे बढ़िया क्या है भैया, क्लाइमेट रेजिलियंस कृषि। आप तभी उसको विकास कर सकते हो, उसको विकसित कर सकते हो जब आप नेचुरल फार्मिंग जैसी थीम पर आगे बढ़ो। उसी थीम में ये प्रोविजन दिखाई देता है। दूसरा एक और दिखाई देता है, झींगा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर मैं पूछूं झींगा उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति है, जैसे पीली क्रांति आपको पता होगा सरसों के लिए, श्वेत क्रांति पता होगा दुग्ध के लिए, ऐसे ही आपको कमेंट में बताना है कि झींगा उत्पादन के संदर्भ में कौन सी क्रांति है, क्योंकि मैच करने वाले में क्वेश्चन इस तरीके का बनता है। अब जो झींगा उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। अब प्रयास करने के साथ साथ खाली बोल तो नहीं दोगे, उनके साथ पैसा भी चाहिए होता है। अब फंड करना, वित्त पोषण करना है, वित्त पोषित करना है, इसके लिए जिम्मेदारी किसको दी गई, बोले नाबार्ड को दी गई। नाबार्ड बहुत अच्छे से कर लिया था। इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, समिति कौन सी थी, सब कुछ कर लिया था यहाँ पर। अब इसकी स्थापना देखो हुई थी 1982 में, रिवीजन है एक तरीके से इकोनॉमिक सर्वे के बाद, 6वीं पंचवर्षीय योजना थी, मुख्यालय इसका मुंबई था, और वित्त पोषण की जानकारी जो जिम्मेदारी दी गई है किसको दी गई है, इसी नाबार्ड को दी गई है। क्लियर। अब अगली है मनरेगा। यहाँ क्या है, यहाँ ये कुछ देखो आपकी प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, इन प्रोजेक्ट्स में कितना बजट जो है आवंटित किया गया है ये देखेंगे। क्यों देखेंगे, ये केवल 3-4 हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, उनको लेकर के सरकार ने कितना पैसे का आवंटन किया है ये यहाँ नोट डाउन कर लिया है मैंने, और ये आप लोग एक बार देख लेना। चूंकि मनरेगा भी बहुत चर्चा में रहा, सेमीकंडक्टर का क्षेत्र भी करंट में देखा हमने बहुत चर्चा में रहा, सोलर पावर ग्रिड बहुत चर्चा में है क्योंकि सोलर एनर्जी को लेकर के प्रयास कर रही है सरकार, और एनर्जी जो सिक्योरिटी है, एनर्जी सुरक्षा को लेकर के सरकार ने देखो अपनी प्रायोरिटी भी सेट की है, और सम्मान निधि को लेकर के क्या इस बार का बजट कितना दिया गया है इस स्कीम को, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं सीधे एक तरफ ये लिख दी जाती हैं जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो स्कीम्स होती हैं, और दूसरी तरफ उनके द्वारा कितना पैसा मिला हुआ है इस बार के बजट में ये लिख दिया जाता है। तो मनरेगा में इस बार 86,000 करोड़ रुपए का, ये आपको पता होगा ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिनों की एक रोजगार गारंटी योजना है। ठीक है, अब रोजगार गारंटी योजना है इसमें 86,000 करोड़ रुपए का इस बार का आवंटन है, इस बार वृद्धि की गई है। लास्ट ईयर कितना पैसा दिया गया था, 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए पिछले वर्ष के बजट में आवंटन किया गया था। इस बार 86,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो 26,000 करोड़ रुपए की यहाँ वृद्धि की गई है। क्वेश्चन हो सकता है ऐसे बना दे कितने की वृद्धि की गई है, अब तुम यार ऐसे रटने में जुटे हुए हो 86,000 करोड़, लेकिन यहाँ दिक्कत हो जाएगी अगर आप दोनों वर्ष का देख कर नहीं जाओगे। तो इसका जरूर देख कर जाना, मनरेगा का बहुत चर्चा हुई इसकी। फिर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को लेकर के इस बार 2,228 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। लास्ट ईयर कितना था, 442। बहुत तेजी से वृद्धि की गई है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में, तो ये भी याद करके जाना। फिर सेमीकंडक्टर, बहुत सेमीकंडक्टर की चर्चा हुई है ना, सेमीकंडक्टर को लेकर के बहुत सारे देशों से हमने देखा कि हमारे समझौते भी हुए, बहुत सारे संस्थान भी लगाए गए, बहुत सारे जो हैं आपने यहाँ प्रयास देखे कि भारत में किए जा रहे हैं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। अब सेमीकंडक्टर चिप के लिए सरकार ने इस बार के बजट में पैसा कितना दिया है ये भी तो जानना जरूरी है। तो इस बार 6,903 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है इस बार के बजट में। कितना, 6,903 करोड़ का। सोलर पावर ग्रिड के लिए, अब सोलर के क्षेत्र में लगातार प्रयास तो कर रहे हैं, स्कीम्स भी देखने को मिलेंगे भी, इसके लिए सोलर पावर ग्रिड का लगाना बहुत जरूरी है। भाई बिजली पहुंचाओगे कैसे, एक पावर ग्रिड होनी चाहिए कि नहीं। तो इस ग्रिड के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, किसान सम्मान निधि को 60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। समझ गए, ये कुछ महत्वपूर्ण ही है जो आपके लिए डेटा निकाल करके लिख दिया है, इसको जरूर से जरूर याद कर लेना। मनरेगा के लिए 86,000, न्यूक्लियर पावर के लिए तेजी से ग्रोथ हुआ है, 2,228 यानी कि 2,228 करोड़ है, लास्ट ईयर 442 ही था। फिर सेमीकंडक्टर चिप के लिए 6,903, और सोलर पावर ग्रिड के लिए 10,000 करोड़, और पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 60,000। फिर देखो कुछ डेटा है राजगीर और नालंदा को लेकर के, ये हालांकि आगे भी आएगा इंफ्रा वगैरह को लेकर के। यही समझ लो कि बिहार में जगह है नालंदा और राजगीर, ऐसा समझो यार। बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए प्रयास दिखेंगे, क्यों दिखेंगे, क्योंकि इस बार की जो सरकार है, इस बार जो सरकार बनी है, 2 राज्यों का समर्थन मिला है, तब जाकर के ये बीजेपी की सरकार बनी है, जो एनडीए अलायंस है। और उस एनडीए अलायंस में बड़ी भूमिका किसकी है, एक बिहार की सरकार की, नीतीश भैया की, और दूसरी नायडू भैया की, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं। इन 2 सरकारों का अगर समर्थन नहीं मिलता तो इसके बिना सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है,
तो आपका जो राजगीर है और नालंदा है, इसको ऐसे समझना है कि बिहार के दो क्षेत्र हैं राजगीर, इसका विकास किया जाएगा, ये हिंदू बौद्ध और जैन के लिए। और राजगीर आपने पढ़ा होगा, राजगृह जिसको जानते हो, ये आपका हर्यक वंश की देखो राजधानी भी रही थी। पता है कि नहीं पता है? इतिहास में जब पढ़ते हो तो इतिहास में राजगीर जो है ना, इसको ही विकसित किया जाएगा। नालंदा भैया, नालंदा यूनिवर्सिटी आप जानते हो, इसी कारण से इसको एक टूरिज्म हब, नालंदा यूनिवर्सिटी परिसर हमने करंट में पढ़ा है, और इसी के आसपास नालंदा का विकास किया जाएगा क्षेत्र का, और एक टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो खूब पैसा मिल रहा है यहाँ बिहार को, क्यों मिल रहा है समझ में आ रहा होगा। अगला आते हैं, इनोवेशन एक देखो प्रायोरिटी थी, ध्यान से समझना। ये जो प्रोविजन है, इस प्रोविजन को प्रायोरिटी के अंदर रखकर जब करोगे तो बहुत मजा आएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा एकदम तैयार। क्या है यहाँ पर? यहाँ बोला गया कि जो वेंचर कैपिटल है, किस क्षेत्र में? स्पेस सेक्टर में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ध्यान से समझो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जैसे कोई स्टार्टअप है, अब स्टार्टअप में कोई अगर पूंजी लगाना चाहता है तो वो कहलाती है वेंचर कैपिटल। बैंकिंग क्षेत्र में कोई पूंजी लगाना चाहता है तो पेड अप कैपिटल कहलाता है। रिस्क कैपिटल का होता है, रिस्क जैसे होता है कोई बिजनेस है, आप बिल्कुल नया नया डाल रहे हो, बिल्कुल कभी उसके मतलब बिल्कुल शुरुआत है, एकदम शुरुआत है, तो रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। तो उस समय जो पूंजी लगाई जाती है बिल्कुल शुरुआती दौर में, तो वो कहलाती है आपकी रिस्क कैपिटल। यहाँ समझाई जा रही सारी चीजें, तो यहाँ पे वेंचर कैपिटल आपको समझ में आएगा। तो जैसे स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप के लिए आप समझो, अगर कोई स्पेस सेक्टर में कोई स्टार्टअप डालना चाहता है तो एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। तो ये वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से कितना बनाएगा? 1000 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए का ये फंड रहेगा। आपको अगर स्टार्टअप डालना चाहते हो तो वहां पर सरकार के द्वारा मदद की जाएगी। समझ में आ गया? वेंचर कैपिटल स्टार्टअप के बारे में समझ में आ गया। क्या है? यहाँ एक फंड बनाया गया है 1000 करोड़ रुपए का। और कोई अगर पेड अप कैपिटल बोलेगा तो समझ में आ जाएगा भाई, ये बैंकिंग सेक्टर में लगने वाली पूंजी है। और कोई अगर रिस्क कैपिटल बोलेगा, क्या है? कोई बिजनेस एकदम नया नया शुरू हो रहा है, हाई रिस्क है, तो इसलिए ये जो कैपिटल होती है रिस्क कैपिटल कहलाती है। ठीक, इनोवेशन के क्षेत्र में ही बढ़ावा देने के लिए, अनुसंधान में बढ़ावा देने के लिए ये सरकार के द्वारा 1000 करोड़ की, डेटा क्या निकला यहां से, 1000 करोड़ की जो फंड, 1000 करोड़ का जो फंड बनाया गया है, वेंचर कैपिटल स्टार्टअप में लगने वाली पूंजी है। यही आपका इंपॉर्टेंट है, जो जानने वाली चीज है। अब आर्थिक समृद्धि दर ये तो पढ़ चुके हैं, 8.2% रही है। राजकोषीय घाटा भी हमने देख लिया है, कितना रहा है भैया? 4.9% आपका राजकोषीय घाटा रहा है। वही हमने जाना था, जो आइडियल होता है एफआरबीएम एक्ट 2013 वहां बता दिया था क्या? तो सही कर लेना यार, 2003 है एफआरबीएम एक्ट आपका। इसके अंतर्गत जो आइडियल कंडीशन मानी गई है 2.5% होनी चाहिए जीडीपी का। अभी है कितना हमारा? 4.9% है। क्लियर? अब करंट अकाउंट डेफिसिट देखो, करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट को एक साथ समझो। ट्रेड डेफिसिट जो होता है जैसे वस्तु का, अगर केवल वस्तु का आयात और निर्यात हम देखें, एक देश का दूसरे देश के साथ, बेसिकली भारत का दूसरे देश के साथ आयात और निर्यात देखा जाता है, केवल गुड्स का। दो चीजें होती हैं, आयातित और निर्यातित की नहीं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो चीजों का होता है। कोई भी राष्ट्र या तो गुड्स का करेगा या सर्विसेज का करेगा। यदि केवल गुड्स का किया जाता है तो वो ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रेड। और हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन अगर करंट अकाउंट डेफिसिट देख लिया जाए, क्या है डेटा यहाँ पर? करंट अकाउंट डेफिसिट का। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में गुड्स और सर्विस दोनों काउंट होती हैं, यानी कि हम सर्विसेज को भी ले लेते हैं। और सेवा क्षेत्र, सर्विसेज से बोले तो सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में तो हमारी बल्ले बल्ले है कि नहीं? हमने उल्टा ट्रायंगल देखा था। अब सेवा क्षेत्र में जब बेहतर कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इंपोर्ट होगा हमारा क्या हो जाएगा भैया? कम होगा एक्सपोर्ट की तुलना में। हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं अपनी सर्विसेज का, तो इसीलिए ये -1%। क्या है भैया? ये डेफिसिट जो है, ये घाटा हमारा -1% दिखाई देगा जीडीपी का, यानी कि घाटा नहीं है यहाँ पर हमें। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक हमारी प्रायोरिटी थी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, याद नहीं रखनी है, केवल जानना है समझने के लिए। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, समझ लो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण क्षेत्र। भारत को विनिर्माण हब बनाना है, तो उसके लिए जो इंडस्ट्रीज हैं यहां पर कार्य बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है इसको बेहतर करना पड़ेगा। और इसी के चलते ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बेहतर करने के लिए सरकार ने इस बार बजट में बोला है कि हम 12 औद्योगिक पार्कों की स्थापना करेंगे। अब ये है फैक्ट, इसको फैक्ट को समझने के लिए थोड़ा जानते हैं कि भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो है, देखो भारत, यहां पर आपने देखा भारत का एक रफ मैप देख लिया। अब रफ मैप में भारत में 11 औद्योगिक गलियारों का विकास किया जा रहा है। औद्योगिक गलियारों का मतलब है जहां लॉजिस्टिक्स को बेहतर किया जाए, यानी कि रोड्स, पोर्ट्स वगैरह को अच्छे से विकसित किया जाएगा। जो 11 औद्योगिक गलियारे पूरे भारत में बनाए जाएंगे, इन औद्योगिक गलियारों में ही, यहां समझने वाली बात यह है कि इन औद्योगिक गलियारों में ही जो माल की आवाजाही होगी, जिसे आप लॉजिस्टिक बोलते हो, इस लॉजिस्टिक में समय कम लगे, ताकि आपका देखिए सरकार का व्यय भी कम होगा, सरकार का राजस्व कम खर्च होगा, तो यहां पर प्रॉफिट भी बढ़िया होगा। प्रॉफिट के साथ सरकार एक्सपोर्ट कर सकेगी और जीडीपी का ग्रोथ भी अच्छा होगा।
ये सरकार की मंशा होती है, इसीलिए इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास करना बहुत जरूरी होता है। यही संदर्भ में सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई, एक प्रोग्राम चलाया गया, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के अंतर्गत 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है। कितने? 11। यहां समझने, यहां ये फैक्ट याद करोगे ना, इस फैक्ट को याद करने के साथ आपको ये भी याद हो जाएगा, जो पीछे से लिंक करके कहानी पूरी बताई जाए। तो इस संदर्भ में ही जो औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं, 11 औद्योगिक गलियारों में यहाँ पर 12 जो है औद्योगिक पार्कों की स्थापना इस वर्ष की जाएगी। इस बार के बजट में क्या है, 12 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। हमारे लिए जानना 12 नहीं जरूरी है, हमारे लिए कौन से जानना जरूरी है? हमारे लिए जानना जरूरी है क्या इन 12 में से कोई यूपी में ही बनना है? बोलोगे हाँ। दो जो है औद्योगिक पार्क, दो जो औद्योगिक पार्क हैं वो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। कौन कौन से हैं, कहां कहां पर हैं? सॉरी, एक है आपका आगरा में, एक है प्रयागराज, जहां पर 11 तारीख को अभी आप क्या करने जा रहे हो, 11 तारीख को भैया आंदोलन करने जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ 12 देखो औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है, की जाएगी, और 12 औद्योगिक पार्कों में से आपका एक आगरा में बनेगा, एक प्रयागराज में, यानी कि दो जो औद्योगिक पार्क हैं वो उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे हैं। ठीक, क्लियर, ये वाला फैक्ट क्लियर सारा का सारा। फिर ऊर्जा सुरक्षा, अगला क्या था भैया, एक प्रायोरिटी थी उसमें ऊर्जा सुरक्षा। अब ऊर्जा सुरक्षा के लिए हम कार्य करेंगे, इसके लिए एक बढ़िया स्कीम देखने को मिलती है, पीएम सूर्योदय या पीएम सूर्य घर। क्या भैया, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यहां जानो आप, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या मतलब है? मुफ्त बिजली, बोले कुछ तो मुफ्त बिजली दी जा रही होगी। बोले हाँ, कितनी? बोले 300 यूनिट, यानी कि 300 यूनिट आपको फ्री मिलेगी, यानी कि जैसे यहाँ दिल्ली में मिलती है ना 200 यूनिट फ्री, वैसे ही 300 यूनिट। लेकिन ये 300 यूनिट ये थर्मल पावर वाली नहीं मिलेगी। बोले फिर? बोले तो अपने यहाँ पर लगाओ सोलर रूफटॉप, सोलर रूफटॉप लगाओ, छत पर अपने सोलर पैनल लगाओ, और सोलर पैनल से बिजली का अगर यूज करोगे, उसके बाद यूज करने के बाद तुम्हारी 300 यूनिट अगर आती है, 300 यूनिट तक सरकार तुमसे कोई पैसा नहीं लेगी। इसी संदर्भ में सरकार ने टारगेट किया है कि भैया हम 1 करोड़ लोगों तक को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, जो सोलर रूफटॉप के माध्यम से क्या करेंगे, आप अगर बिजली अपने यहाँ यूज करोगे, जो थर्मल पर, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स पर आपका बिजली पैदा की जा रही है, यूज की जा रही, उस पर भी थोड़ा सा भार क्या होगा, कम पड़ेगा, है ना। कोयला आधारित जो बिजली बनाई जाती है, अब जब सोलर के द्वारा बिजली यूज करने लगेंगे लोग, तो सीधी सी बात है सरकार पर भी दबाव कम पड़ेगा। तो थर्मल पावर प्लांट्स के माध्यम से इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाई जाती थी, वो भी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ही ये जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ये कहा गया है कि 300 यूनिट तक हम आपको फ्री देंगे, और कितने टारगेट, 1 करोड़। और ये डेटा बजट में दिया हुआ था कि इसके लिए लोगों ने जागरूकता दिखाते हुए 1.28 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन आ चुका है। ध्यान से देखना, बजट में ही ये आपको मैगजीन में मिल जाएगा, इतने लोग रजिस्टर कर चुके हैं। लेकिन सरकार का लक्ष्य क्या है, आपसे पूछा जाएगा लक्ष्य पर क्वेश्चन। लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त में देना। कैसे देना ये समझा दिया। अब आते हैं अवसंरचना पर। इंफ्रा पहले ही बताया था, जब हमने वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा था। कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है पूरा का पूरा, वो इंफ्रा पर ही एक्सपेंड किया जाता है सरकार के द्वारा। तो बोले इंफ्रा पर कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था, तो 11.11 लाख करोड़ था। वही डिजिट है 11 11 11 111। ठीक, क्या है भैया, 11 11 111, यानी कि 11.11 लाख करोड़ रुपए जो है वो अवसंरचना पर खर्च किया जा रहा है, और ये है आपका जीडीपी का 3.4%। बस इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डेटा। फिर है और इंफ्रा पर क्या कार्य किया जा रहा है, यहाँ समझो इंफ्रा पर ही पूरा है कि कैसे सरकार अवसंरचना पर कार्य कर रही है। अब अवसंरचना किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। आज अगर अवसंरचना को आप बेहतर कर लोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने बेहतर कर लोगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप जो है एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, तो 2047 तक जो विकसित देश बनाना है ना, बिना आप अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए हुए बना ही नहीं सकते हो। तो इसी में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11.11 लाख करोड़ रुपए हमने देखा खर्चा है, 3.4% जीडीपी का। फिर राज्यों को भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। कहने का मतलब है राज्यों को लोन दिया जाएगा और लॉन्ग टर्म दिया जाएगा इंटरेस्ट फ्री। तो आप भी क्या करो, आप भी अपने यहाँ के इंफ्रा पर लगाओ पैसा। कितना दिया गया है, 1.5 लाख करोड़। ठीक, ध्यान से समझना, यहाँ 1.5 लाख करोड़ रुपए राज्यों को दिया गया है, और राज्यों से कहा गया है कि तुमको लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जा रहा है, इंटरेस्ट फ्री है। तो आप ये पैसा कहां लगाओगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो अपने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाओ ये। ठीक, तीसरा क्या भैया, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए आ जाओ ग्रामीण क्षेत्रों में। यहाँ क्या किया गया, यहाँ ग्राम सड़क योजना 4.0 का शुरुआत कर दिया गया है। कैसे जानो, यहाँ पर थोड़ा सा ग्राम सड़क योजना के बारे में पीछे से समझते हैं। ग्राम सड़क योजना की जो शुरुआत की गई थी वर्ष 2000 में, किसके द्वारा की गई थी भैया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो ये उनका ही एक विजन था, ग्राम सड़क योजना। ग्राम सड़क योजना क्या था,
बहुत सारे हमने गांव देखे होंगे, गांव में ऐसे गांव हैं जिनकी कनेक्टिविटी शहरी क्षेत्रों से या आसपास के नगरीय क्षेत्रों से नहीं रहती है, ठीक। अब उनकी जब कनेक्टिविटी नहीं रहती है, उत्पादन तो वहां पर हो रहा है, जैसे गाय भैंस बढ़िया रखे हुए हैं, मस्त दूध का उत्पादन होता है, लेकिन शहर के लोग बेचारे क्या पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ठीक है। अब बोले अगर इनकी कनेक्टिविटी बेहतर कर दो तो इनको भी पैसा बढ़िया मिल जाएगा और शहरी जो क्षेत्र है इनको अच्छा दूध मिल जाएगा, एग्जाम्पल समझ रहे हैं। अब बोले ये कनेक्टिविटी नहीं है, गांव में खासकर रहता था, बारिश होती थी टूट जाती थी सड़कें, सड़कें टूटती थी और दिक्कत क्या होती थी, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था। तो यहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय, उनका विजन था कि गांव सड़क योजना लाओ। गांव सड़क योजना मतलब इनकी यहाँ पर 12मासी सड़कें बननी चाहिए। 12मासी मतलब है बारिश वगैरह चाहे इतनी आ जाए लेकिन सड़कों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और अगर होता है टूटती फूटती तुरंत बनाओ इनको, ठीक है, गांव की कनेक्टिविटी बेहतर करो। इसी संदर्भ में जो तारीख थी आपकी 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर क्या है, आज के समय में हम सुशासन दिवस मनाते हैं, ठीक है, इनका जन्मदिन ही है। उसी दिन अपने जन्मदिन पर, बर्थडे पर ही इन्होंने क्या किया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। तो पहला शुरुआत कब हुई, वर्ष 2000 में। दूसरा चरण भैया कब आया, 2013 में आया, ध्यान से समझना बिल्कुल, अगर पीछे से बैकग्राउंड समझते आओगे ना, अभी का जो फैक्ट है इजी हो जाएगा। तीसरा चरण भैया 2019 में आता है। चौथा कब आता है, अभी आता है इस बार के बजट में। कब आता है, 2024-25 के बजट में। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4.0 यही तो दिया हुआ है, और 25,000 गांवों को 12मासी सड़क से संपर्क से जोड़ना है, यही ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का वर्ष 2000 में विजन था, ये 2000 भी याद रखना है, वर्ष कौन था, एक विजन इनका और था, स्वर्णिम चतुर्भुज, आपने पढ़ा होगा। दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई और चेन्नई कोलकाता, भारत में आप जाओगे तो इनका ये था कि देखो एक तो इस तरीके से भी जोड़ा जाए, स्वर्णिम चतुर्भुज, या भी इनका एक विजन था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को जोड़ करके यहां भी बेहतर सड़क का विकास किया जाए, ये इनका स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है। और नदी जोड़ो परियोजना भी चालू की गई इनके द्वारा, 2002 में ये नदी जोड़ो परियोजना चालू की जाती है, नदियों को जोड़ने का, जैसे वर्तमान समय में केन बेतवा जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी किसके दिमाग की उपज थी, ये अटल बिहारी वाजपेयी समय के ही ये सारे के सारे जो इनिशिएटिव हैं लिए गए थे। क्लियर। अब दिया हुआ है यहां पर देखो, हिमाचल प्रदेश में रिकंस्ट्रक्शन के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए मदद की जाएगी, याद रखना ये फैक्ट है, बहुत इजी फैक्ट है कि रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए मदद कहां पर की जा रही है, तो हिमाचल प्रदेश में की जा रही है। अब बाढ़ नियंत्रण के लिए मदद किन 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 राज्यों को दी जाएगी, ये सीधा फैक्ट बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से बाढ़ नियंत्रण पर मदद जो है किस राज्य को नहीं की गई है या कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ कौन से तीन है, असम है, सिक्किम है, यूके है। तो यहाँ कोड है अपने पास यूएसए, क्या बना लेना है, यूएसए है ना, यूएसए में चुनाव भी हो रहे हैं इस बार, हो गए हैं, ट्रंप जीत गए हैं, तो यूएसए हमारा कोड है। यू मतलब क्या है भाई, यूके है, एस मतलब क्या है, सिक्किम है, ए मतलब क्या है, असम है, यही हमारा कोड है। यहीं पर बाढ़ आ चुकी है, यूएसए में देखो ट्रंप की बाढ़ आ गई है, ऐसे याद रख लो इसको, और यूएसए में ट्रंप की बाढ़ आई, तो बाढ़ नियंत्रण के लिए पैसा कहां पर दिया गया, असम, सिक्किम और यूके में दिया गया है। फिर देखो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में आप यहां पर देख सकते हो कि 2 टेम्पल कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। 2 टेम्पल कॉरिडोर में एक है आपका विष्णुपद, दूसरा है महाबोधि। तो जो विष्णु पद है ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, और महाबोधि कहां पर है, बिहार में है। महाबोधि तो जानते होगे ना, जहां भगवान बुद्ध को जिस महाबोधि वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यही महाबोधि, ये टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा। और विष्णु पद जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, मध्य प्रदेश में है, ये टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा। लेकिन ये किसकी तर्ज पर, यानी कि इसका जो विकास किया जाएगा, ये काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश का जो टेम्पल कॉरिडोर है इसकी तर्ज पर बनाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ का टेम्पल कॉरिडोर जो है ये आपने देखा होगा, इसी की तर्ज पर ये 2 कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। फिर बात करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखो आप समझ सकते हो, जो एग्रीकल्चर से संबंधित लैंड्स वगैरह है ना, इसको डिजिटलाइज करना है, यानी कि इसको डिजिटल फॉर्मेट में अगर ये उपलब्ध होगी तो अब क्या है, कृषि भूमि का अगर आप डिजिटलाइजेशन कर सकते हो तो उसके बाद फिर उसका सर्वेक्षण भी आसान हो जाएगा। अगले 3 सालों में टारगेट रखा गया है कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे इस क्षेत्र में। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय को लेकर के भी एक प्रायोरिटी थी हमारी, ठीक नहीं थी, सामाजिक न्याय हम सामाजिक न्याय स्थापित करेंगे, यह भी हमारी प्रायोरिटी थी। इसी में आपको एक स्कीम दिखाई देगी, पूर्वोदय स्कीम। क्या है भाई, पूर्वोदय, ध्यान रखना, ईस्ट का उदय करना है, नॉर्थ ईस्ट से कंफ्यूज मत हो जाना। क्या है यहाँ पे, पूर्व उदय और ईस्ट का उदय, और ईस्ट में उदय करने में कौन से 2 रहेंगे, यहाँ समझो, यहाँ कौन से 2 राज्य हैं जिनको समर्थन दिया गया है इस बार, तो वो पूर्व के उदय करने में 2 राज्य तो जरूर रहेंगे। कौन सा, एक बिहार और एक तुम्हारा आंध्र प्रदेश, ठीक है, इन दोनों का समर्थन मिला हुआ है। अब इसके आसपास के और ले लो, झारखंड ले लो, पश्चिम बंगाल ले लो, उड़ीसा ले लो। अभी जानो यहाँ पर पहले पूर्वोदय है क्या।
पूर्वोदय वो है जैसे जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज जिन राज्यों के बहुत अच्छे हैं, जिन राज्यों के नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका विकास नहीं हो पाया, उस स्तर पर उनका विकास नहीं हो पाया, तो इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए यह एक पूर्वोदय स्कीम लाई जाएगी और यहाँ पर इनका डेवलपमेंट किया जाएगा। और पूर्वोदय स्कीम में कौन से 5 राज्य शामिल हैं, इसको देखो आपको याद रखना है, बजो कोड याद कर लो, बजो क्या याद रखना है, बजो। बी मतलब क्या है, बिहार, ए आंध्र प्रदेश, जे झारखंड, ओ उड़ीसा है और डब्ल्यू क्या है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, आपको बजो ये कोड जो है याद कर लेना है पूर्वोदय के लिए, नहीं तो ऐसे भी याद कर लो, बिहार आंध्र प्रदेश है ही, झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा है। ठीक, अब क्या नहीं है, जो ये समझिए नेचुरल रिसोर्सेस तो है वहां पर बहुत अच्छे, लेकिन इसमें शामिल नहीं है कौन सा, छत्तीसगढ़। बस याद रखना इसमें छत्तीसगढ़ नहीं है, गलती कहां कराएगा, यहीं पर कराएगा। इसी तरीके से ही राज्य देकर वो गलती कराएगा जो लगेगा हमें है, और हमें लगेगा ये पश्चिम बंगाल नहीं है। ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ नहीं है। ठीक, क्लियर, याद। अब यहीं पर देखो एक अमृतसर से लेकर के, याद रखना जैसे भारत है ना, कॉरिडोर हमने पढ़े थे, कितने कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, 11 भारत में। ऐसे एक कॉरिडोर है अमृतसर से लेकर के कोलकाता तक के लिए। ठीक है, अमृतसर से कोलकाता तक के लिए एक कॉरिडोर है, इसको भी विकसित किया जाएगा। इसी संदर्भ में इसी के बीच में एक कॉरिडोर, एक इंडस्ट्रियल नोड बनाया जाएगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक नोड बनाया जाएगा। और नोड कहां पर बनेगा ये पूछा जा सकता है, तो नोड के लिए भी राज्य कौन सा चुना गया है, बिहार चुना गया है, और बिहार में गया को चुना गया है। गया को एक औद्योगिक कॉरिडोर या औद्योगिक नोड के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये जो नोड है ये किस कॉरिडोर पर बनाया जा रहा है, अमृतसर से जो कोलकाता के लिए जो औद्योगिक गलियारा है उस पर बनाया जा रहा है। देश में कुल 11 हैं, ये हमने देख लिए उसमें 12 आपके औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं, उन औद्योगिक पार्कों में से 2 उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। यहाँ गया में क्या बन रहा है भैया, गया में एक औद्योगिक नोड बना दिया जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो सोशल जस्टिस में हमने अभी देखा पूर्वोदय स्कीम के बारे में, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और तो सोशल जस्टिस में ही सामाजिक न्याय की आवश्यकता किसको है ना, जो समाज में कटे हुए हैं, समाज की मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, उनको ही अगर मुख्य धारा में शामिल कर लिया जाए तो आपका सोशल जस्टिस की अवधारणा स्थापित हो जाती है। ठीक, अब इसी में आपका जनजाति वर्ग है, ट्राइब्स है। अब ट्राइब्स के लिए पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान लाया गया है, पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। ऐसे ही एक अभियान हमने पढ़ा था पीएम जनमन, ठीक है, याद है कि नहीं, जनगण या जनमन क्या था आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो, जहां पर हम पीवीटीजी जो हैं आपके, पीवीटीजी वर्ग के लिए इनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम स्कीम लेकर आए थे, आपको कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखना है, हमने करंट अफेयर्स में उसको किया हुआ था। वैसे ही यहाँ पर बजट में प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, उन्नत ग्राम अभियान यानी कि गांव में, और वो भी कितने गांव, 63,000 गांव ले लिए गए हैं, और बोला गया है इन 63,000 गांवों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। और इस तरीके से हम इनका डेवलपमेंट करेंगे तो इसमें से लोग कितने प्रभावित होंगे, कितने लाभान्वित होंगे, 5 करोड़ जनजाति लोग, 5 करोड़ जनजाति लोग हैं जो इससे लाभान्वित होंगे, इस अभियान के अंतर्गत शामिल होंगे। क्लियर। और साथ ही साथ इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक में बोला गया है कि यह 100 शाखाएं अपनी नॉर्थ ईस्ट में खोलेगा, कितनी, 100 से ज्यादा, क्या बोला यहाँ पर, 100 से ज्यादा अपनी शाखाएं नॉर्थ ईस्ट में खोलेगा। ये सोशल जस्टिस के लिए जो काम किया गया है वो समझ लो यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक और देखो अधिनियम देखने को मिला, और वो अधिनियम किस राज्य से था, आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ हमको ये समझ में आता है कि भैया बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए इस बार काफी कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। और ज्यादा हो क्यों नहीं जाएगा भाई, इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमें समर्थन मिला हुआ है, सरकार कैसे बनती। तो यहाँ आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में आप समझना है 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। क्यों किया गया ये समझ लो, कितना किया गया है, 15,000 करोड़ रुपए, और क्यों किया गया ये समझ लोगे तो ये फैक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इजी और याद रहेगा। यहाँ देखो आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना बनता है, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी क्या होती है, हैदराबाद होती है, और ये फिर हैदराबाद किसकी राजधानी हो जाती है, तेलंगाना की हो जाती है। अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी बनती है, बताऊं, आप बताओ। चलो भाई आंध्र प्रदेश की, चलो बता ही देता हूं, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनती है अमरावती। अब बोले अमरावती में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास करना है इस तरीके का जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पहले से है। बोले हमको तो इसके लिए पैसा चाहिए, तो इसकी मांग लगातार की जाती थी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अब की मिल गया मौके पे चौका मारने के लिए, बोले अब की बार हमारा समर्थन है, अब की तो तुमको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार ने यहाँ पर मांग की, और सरकार ने यहाँ पर बजट में अपने 15,000 करोड़ रुपए दे दिए, और बोला जा सिमरन जा, कर ले अपने अमरावती का विकास। ठीक है, तो अमरावती जो है इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और क्यों विकास करना है ये समझ में आ गया होगा, आंध्र प्रदेश को अपनी कैपिटल विकसित करनी है, और जायज भी है ये। फिर दूसरा एक पोलावरम सिंचाई परियोजना भी बहुत चर्चा में रही, उस क्षेत्र में फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा को भी इसके माध्यम से स्थापित किया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है पोलावरम जो सिंचाई परियोजना है किस राज्य से संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से ही संबंधित है, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है इस आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत। क्लियर। अब आगे बढ़े, आगे है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर से। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में हमने देख लिया कि भाई वहां पर आपका एमएसएमई सेक्टर को थोड़ा सा और आगे लाना पड़ेगा।
जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, और मैन्युफैक्चरिंग रीढ़ क्या है हमारी, मैन्युफैक्चरिंग रीढ़ है हमारी एमएसएमई सेक्टर। अब एमएसएमई सेक्टर है, इसके लिए कुछ प्रावधान करने पड़ेंगे। अब उसके लिए प्रावधान करने के लिए क्या है, आप उसके लिए फंड पैदा करो। ठीक है, समस्या क्या है, समस्या एमएसएमई सेक्टर के लिए है पैसा नहीं है। लोगों के पास स्टार्टअप हैं लेकिन पैसा नहीं है, इसीलिए सरकार स्टार्टअप इंडिया लेकर के आई, स्टैंड अप इंडिया लेकर के आई, लेकिन कोई स्कीम केवल पन्नों पे ही रह गई। ठीक है, तो अभी इसमें बजट में कुछ तो प्रोविजन करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस बार के जो बजट में है, देखो क्या प्रोविजन किया गया है, प्रावधान क्या है, मुद्रा स्कीम के बारे में बताया गया है। अब जो माइक्रो यूनिट्स होती हैं, माइक्रो यूनिट्स फॉर डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको समझ लो, खाली इजिली समझ लो कि मुद्रा जो स्कीम है 2015 में आती है। अब 2015 में क्यों आती है, जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, यानी कि छोटे और लघु, सूक्ष्म और लघु, एक तरीके से समझिए जो भी उद्योग होते हैं, इन उद्योगों के लिए जरूरत होती है पैसे की, लोन की। तो इन उद्योगों को, और वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले, तो इन्हें लोन की जरूरत होती है, तो इन्हें लोन मुहैया कराया जाता है मुद्रा स्कीम के तहत, और वो भी कोलेटरल फ्री, यानी कि कोई कोलेटरल, किसी तरीके का कोई कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है, आपको हम लोन मुहैया कराएंगे। तो ये स्कीम 2015 की है, ये वर्ष याद रखना, क्योंकि इस बार इस स्कीम से संबंधित कुछ प्रोविजन किया गया है। ये स्कीम लगातार लोन तो मुहैया करा रही है, और 3 तरीके के लोन मुहैया कराती है। कैसे, यहाँ 3 तरीके के लोन होते हैं। एक होता है आपका शिशु लोन, शिशु मतलब बच्चा, और वो होता है, दूसरा होता है किशोर लोन, तीसरा होता है तरुण लोन। शिशु लोन क्या होता है, शिशु लोन होता है 50,000 तक का लोन जो होता है, वो शिशु लोन के अंतर्गत दिया जाता है कोई भी स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, अब दूसरा होता है भाई किशोर। किशोर जो होता है 50,000 से 5 लाख तक का, यानी कि आप अगर 50,000 से 5 लाख तक का लोन चाहते हो तो किशोर वाली कैटेगरी में आ जाओगे। तीसरा होता है तरुण, यानी कि थोड़ा और बड़ा हो गया है, और लोन जब बड़ा हो जाएगा तो कितने तक था, पहले 5 लाख से 10 लाख तक था। ठीक है, ध्यान से समझना, इस बार के बजट में हमें पढ़ना क्या है। अब इस बार के बजट में जो लिखी हुई लाइन है वो पढ़ लो, इससे अच्छा है कि आप थोड़ा समझ लो कि जो इस बार के बजट में सीधा लिख दिया गया है कि जो तरुण लोन है इसको 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया। आप ऐसे मैगजीन में सीधा पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अब हम क्या है, यहाँ से मुद्रा स्कीम से देखते हुए चलेंगे। मुद्रा स्कीम में देखो ये व्यवस्था की गई, मुद्रा स्कीम क्यों लाई गई थी, जो स्मॉल एंड माइक्रो जो आपके इंडस्ट्रीज होती हैं उनको लोन देना है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो भी कोलेटरल फ्री लोन देने के लिए 2015 में ये मुद्रा स्कीम आती है। इस स्कीम में सबसे छोटा कम लोन अगर चाहिए तो शिशु में 50,000 तक का, 50 से 5 लाख तक का चाहिए तो किशोर में आ जाओ, और 5 से 10 तक का पहले मैक्सिमम कितने तक का लोन दिया जाता था, 10 लाख तक का पहले मैक्सिमम लोन दिया जाता था। लेकिन अभी इस बार के बजट में बोला गया है कि थोड़ा सा अब लोन हम और बढ़ाएंगे, थोड़ा दायरा जब बढ़ाएंगे तो स्टार्टअप्स को क्या होगा, थोड़ा सा और ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे और ज्यादा उन्नति करेंगे। तो इसीलिए आपका विनिर्माण जो क्षेत्र है, प्रायोरिटी क्या है, विनिर्माण क्षेत्र। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हब ऐसे ही तो बना सकते हैं, बोले हम 10 लाख से अब तुमको 20 लाख तक का लोन देंगे, तो मुद्रा में अब क्या हो गया है, 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। और तरुण की कैटेगरी में सीधा लिखा हुआ है, अब भैया 5 लाख से आपको कितने तक का, 20 लाख तक का मैक्सिमम लोन मिल सकता है। तो इस आधार पर जो बजट से संबंधित जितने महत्वपूर्ण डेटा थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब आप बताओ भैया, जो इकोनॉमिक सर्वे किया हमने, उसके बाद जो हमने बजट किया, इन दोनों से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं अभी तक बनी हुई थी वो खत्म हुई। और करना क्या है, बढ़िया से एक लीड लगाओ और मस्त सुनते रहो। ठीक, बैठे हो 11 नवंबर को जब वहां बैठे प्रयागराज में बैठो तो वहां भी बढ़िया लगा लो लीड, और 2x की स्पीड लगाओ, अगर एक बार देख लो, या 1.5x की लगाओ, डाउनलोड कर लो आराम से, और बैठकर वहां सुनते रहो, वहां बैठे रहो। ठीक है, तो यही करना है, हमारी पढ़ाई भी हो रही है और हम लड़ाई भी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों काम करने एक साथ में। चलो फिर भाई इस वीडियो को फिर यहीं खत्म किया जाए, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और अपना फीडबैक फिर आप जरूर देना, और आगे बताओ भाई फिर आगे और क्या किया जाए, यूपी वगैरह का बजट भी कर लिया जाए क्या। ठीक है, चलो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, और बाकी पहले फीडबैक दो कि जो मेहनत करके यहाँ आपको कराया जा रहा है वो मेहनत करने के बाद आपको यहाँ पर उसका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है।